हेलो। जो आपने कल सब समझाया था वो समझ में आ गया था, तो आ कोई गया? क्वेश्चंस नहीं कोई एक बात बताओ जो समझ में आ गई हो। है। जो डेफिनेशंस दिए थे सुखी होने के, और वो सब समझ में आ गए थे। ठीक है, बढ़िया। और कौन बताएगा? इधर माइक दे दो जी। अगर सामने वाला हमसे कुछ गुस्से में बोल रहा है या थोड़ा चिल्ला के बोल रहा है, तो सामने वाले की नीड को पहचानना इज़ आवर फर्स्ट जॉब, और फिर उस नीड को सेटिस्फाई करना या उस नीड पे आंसर करना इज़ आवर सेकंड जॉब। वो समझ में आया एक चीज़। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि आपका गुस्सा आपके हाथ में है। मतलब इफ़ यू आर गिविंग द राइट टू समबडी एल्स और द सिचुएशन और एनीथिंग, तो आप परमानेंट गुस्से में ही रहेंगे या चीज़ें चेंज होती जाएगी, लेकिन गुस्सा नहीं ठीक होगा या प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ठीक है, वो वैसा ही है या वो वैसा चल रहा है, बट मुझे खुद को देखना है और इससे मुझे गुस्सा नहीं होना है या इट शुड नॉट अफेक्ट मी, तो यू विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग एंड यू विल स्टार्ट बीइंग बेटर इन योर लाइफ। बढ़िया। और कौन बताएंगे? वहाँ नमस्ते माइक है। सर। ये मेरे माइक इधर पास कर दो। मेरे को जो समझ आया वो ये था कि परिवर्तन खुद में लाना है, दूसरों में नहीं। बस। बढ़िया। इनको दो, दे दो बिटिया, दे दो लेके। आ गया। माइक ऑन करना पड़ेगा, इधर से स्विच होगा एक। हाँ, बस हो गया। कल जो मैंने सुना उसमें से मुझे ये समझ आया कि सबसे पहले जो परिवर्तन करना है वो हमें अपने आप में करना है। और सबसे पहले जो हमारी अक्सर जो आदत होती है कि हम दूसरों की थाली में हमें घी ज़्यादा ही दिखता है, खुद की थाली में देखते हैं तो खुद की थाली में तो हम देखते नहीं है, दूसरों की थाली में जट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी थाली में देखना है। और हम जिस स्थिति परिस्थिति में जी रहे हैं, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो वो हमें सहज स्वीकार्य है। लेकिन अगर हम जिस स्थिति परिस्थिति में जी रहे हैं, अगर उनमें अंतर विरोध है, द्वंद्व है, तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो बस इतना ही। हमेशा खुद खुद हमें हम जो काम कर रहे हैं वही देखना है, दूसरे का काम नहीं देखना। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। और एक तो खुद से शुरू करना है। सामान्य तरीके से जो हम दूसरे से शुरू करते हैं वो एक समझ में आया। और दूसरा कि खुद पे एक, इसके अलावा एक सवाल जैसा भी थोड़ा है। मेरा एक तरीका है कि अगर मेरी गलती है तो एक सामने वाले को बड़ा मज़ा आता है कि अगर मैं गलती स्वीकार नहीं करूं तो मुझे कुछ सुनाएगा। और एक शायद मैं भी वही करता होऊंगा कि अगर सामने वाला गलती नहीं स्वीकार करता है तो उसको दो शब्द दो वाक्य बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं, हमने उसको डांटा या कोसा, ये चीज़। लेकिन मेरी ये कोशिश जारी है कि अगर मेरी गलती है तो मैं सामने से ही स्वीकार कर लूँ। तो अगर सामने से कोई आदमी बौखलाया हुआ आता है तो वो सोचता है कि मैं विरोध करूँगा, लेकिन मैं गलती मान लेता हूँ तो उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। हमें ये समझ में आया कि परिवर्तन हम की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। हम खुद सुधर के फिर दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं और दूसरों को उसके बाद देखें। बढ़िया। तुमको जो जो पसंद आए उनको देते जाना तुम। मुझे कल के सेशन से यही बात समझ में आई, जैसा और लोगों ने कहा कि शुरुआत की जो पहल होनी चाहिए वो खुद से होनी चाहिए। पहले खुद को समझा जाए, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम खुद क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो समझें। उसके आधार पर हम अपने आसपास देखें। जब हम खुद को समझ जाएं, उसके बाद दूसरों की तरफ बढ़ें। तो पहला कदम तो ये होना चाहिए हमारे पास। बढ़िया। कल ये सारे टॉपिक्स के अलावा ये भी हमने देखा था कि रिलेशनशिप्स में कैसे म्यूचुअल हैप्पीनेस और पर्यावरण के साथ कैसे म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी हम लोग आप कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे गौर में आई। बढ़िया। मेरे को तो यही नहीं पता, अभी आई हूँ ना मैं जस्ट। हाँ, कोई बात नहीं।
हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं कि कल जो चर्चा हमने की उसमें क्या बात आपको समझ में आई या क्या प्रश्न है, हम दो में से जो आप सुनाना चाहें वो दोनों सुन सकते। समझ में तो खैर इतना ही आया कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं ना किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मोस्टली किसी ना किसी इश्यूज से सारे गुजर रहे हैं और वो उसको सॉल्व करने के लिए आए हैं या फिर उसके लिए एक मार्ग लेने आए हैं। और अभी तक मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा कोई प्रश्न भी नहीं है। कल के सेशन के बारे में मेरे को ये समझ में आया कि आपके अंदर जो गुस्सा है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करेंगे तो मतलब वो सप्रेस हो जाएगा, लेकिन आप उस पर प्रतिक्रिया ना देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। बढ़िया। और कोई है? मतलब सबसे पहले तो यही समझ में आया कि युवा की परिभाषा क्या है। हम अपने आप को युवा कहते तो हैं बट अभी वैसे है नहीं, ठीक है। एक बात और क्लिक करी कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव वालों को अडॉप्ट किया जाए और नेगेटिव वाले पे सोचा जाए कि वो मतलब अगर हमें नेगेटिव लग रही है तो सच में नेगेटिव है या नहीं, और अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए। और एक बात जो आपने कही थी वो क्लिक करी कि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी हर किसी के अंदर है, बट हम उसको इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। हम शिकायतों में इन्वेस्ट करते हैं या फिर पॉजिटिव चीज़ों को देखने में और नेगेटिव चीज़ को रिजॉल्व करने में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली ये क्लिक किया कि हमारी बहुत सारी एनर्जी तो शिकायतों में इन्वेस्ट हो जाती है। एक बात कल समझ आया है कि आपने जितनी भी बातें कही उसमें आप ये नहीं सिखाना चाह रहे हमें कि गुस्सा करना गलत है। आप मुझे ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम जो भी भाव प्रकट कर रहे हैं अगर हम उसमें सुख महसूस करते हैं तब जाके वो सही है। अगर हम उससे ही प्रभावित होते हैं, हमारे को वो गलत लगता है, तब जाके वो गुस्सा गलत है, ना कि इसलिए कि वो अफेक्ट करता है। अगर हमको गुस्सा करना इसलिए गलत है बिकॉज हमारे को भी वो प्रॉब्लम देता है, हमारे को अफेक्ट करता है। तो मुझे पूरी तरह से ये समझ आया कि आप होश में रहते हुए कोई भी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो मेरे हिसाब से वो सही है। आप होश में रहते हुए और उससे दुख ना महसूस करें और सही मतलब ऐसा भी नहीं कि आप गलत को सही कर दें अपने हिसाब से। आप उसका पहले पूरा का पूरा सही से जानें कि वो सही है या गलत है, और उससे आपको दुख तो नहीं होगा, पीड़ा तो नहीं होगी, क्योंकि आप डिसीज़न तो ले लेंगे। आप बेशक आप किसी पे गुस्सा कर दें, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आप उस चीज़ को सोच रहे हैं, उस चीज़ से दुख महसूस कर रहे हैं तो गलत है। बढ़िया करते। मॉर्निंग। मुझे कल बहुत अच्छी पॉइंट लगी कि सपोज़ मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहता, लाइक मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता, मैं मेरे माँ बाप से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता, बट इवेंचुअली सबको एक ही बनना है, सुखी बनना है सबको। उसका मार्ग मुझे चाहिए, जो मुझे मिलेगा मैं उसकी राह देख रहा हूँ। बाकी सब तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। मुझे ये समझ में आया है कि कोई हमसे कुछ बात कह रहा है तो हमें उसके मतलब कहने के तरीके को नहीं समझना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए कि वो हमसे चाहता क्या है। बढ़िया। बस ये लास्ट आपसे सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो बच गए ना आज, उनसे कल सुबह सुनेंगे, ठीक है? चलो। गुड मॉर्निंग। मैंने कल बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहले कर रखी है ऑब्ज़र्व, बट उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को वो लगी जो आपने व्यवहार और कार्य के बीच में डिफरेंस बताया, जो कि उभय सुख, जो कि म्यूचुअल हैप्पीनेस, और उसके बारे में बताया। उसमें मेरा एक क्वेरी भी था जो आपने मेरे को बोला था सुबह सॉल्व करेंगे, कि उसमें मेरे को डिफरेंस जानना है कि म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। अभी करते हैं। ठीक है, कल मैंने ये चीज़ सीखी। अभी करते हैं। बढ़िया। अब तुम माइक ले लो और उधर रख दो। हाँ, उधर दे दीजिए। एक्सरसाइज करना हो तो मैं कैसे करूँगा, और मैं किन किन बिंदुओं को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, अब मैं उसको रिकैप कर देता हूँ
कि वो अगर पहुंच गए तो मैं मानता हूं कि मेरा कम्युनिकेशन सफल है, वो अगर नहीं पहुंचे तो मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट करेंगे जी, और क्या कि नहीं। कल फिर इस एक्सरसाइज को करके देखेंगे हमको कितना और इम्प्रूव होना है, धीरे धीरे होंगे। लैंग्वेज को लेकर के जहाँ भी ज़्यादा कठिनाई हो रोक लेना मुझे, मैं कोशिश करूँगा कि सरल से सरल हिंदी में बोल सकूँ। स्लाइड्स में फिर भी कुछ लिखे हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिखाई देंगे, बट डोंट वरी फॉर दैट, उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको सामान्य हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगा। पहला मुद्दा यह है अपने लिए देखने का कि परिवार और समाज में जो चल रहा है उसको आंख बंद करके स्वीकार लेना है या जांच परख करके जो सही है वही स्वीकारना एवं करना है। उत्तर बहुत साफ है कि नहीं। भाषा ठीक है, ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रही? पक्का? कठिन लगे रोक लेना, मतलब मुझे पता तो चले कि इस लेवल पे मुझे बात करनी है, मतलब किस टाइप के वर्ड्स मुझे यूज़ करने हैं उसका अनुमान मुझे भी तो लगेगा थोड़ा। आंख बंद करना पता है ना। दूसरी बात यह है कि जो सही है वो तो स्वीकार लेंगे, कर लेंगे। जो सही नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, उसकी शिकायत करनी है, उसका विरोध भर करना है, या उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी स्वीकारनी है। जैसे मान लो समाज में भ्रष्टाचार है, ठीक है, भ्रष्टाचार पता है, करप्शन। तो फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में करप्शन है, इस करप्शन के लिए हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, या करप्शन कैसे ठीक हो इस पर काम भी करेंगे? अगर उसके लिए उपाय नहीं ढूंढेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो कंप्लेन करने से वो ठीक होगा क्या? सिर्फ कंप्लेन करते रहने से वो ठीक होगा क्या? ऐसे ही मान लो परिवार में जीते हुए, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ अगर गुस्सा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे सब लोग ईर्ष्या और विरोध कर रहे हैं इसलिए हम भी ईर्ष्या और विरोध करना शुरू करेंगे, या हम इससे बाहर निकलने पे काम करेंगे? ये बात समझ में आती? तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ये बदलाव अगर करना है तो पहले खुद में बदलाव लाके परिवार और समाज में बदलाव, यानी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, पहले सेल्फ में उस ट्रांसफॉर्मेशन को ला करके परिवार और समाज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ दूसरों से ट्रांसफॉर्म होने का एक्सपेक्टेशन भर करेंगे? जैसे आप चाहते हो कि घर के लोग आपके ऊपर गुस्सा ना करें, ठीक है, विरोध ना करें, तो पहले अपने गुस्सा और विरोध को हम ठीक करेंगे, या हम में तो गुस्सा और विरोध आता रहे, घर वालों से सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हारा गुस्सा और विरोध ठीक होना चाहिए? ये प्रश्न क्लियर है? क्या करना ठीक है? उत्तर तो अब हमको चाहिए होगा, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है मेरा कि अगर घर के दूसरे लोग हमारे साथ गुस्से से जी रहे हैं, विरोध से जी रहे हैं, ईर्ष्या से जी रहे हैं, मान लो घर के लोग हों, फ्रेंड सर्कल में हों, जहां हम काम कर रहे हों वहां हों, तो हम क्या करेंगे? दूसरे गुस्सा ना करें, विरोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, सिर्फ इतना, ईर्ष्या जानते हो, जेलसी, सिर्फ हम इतना एक्सपेक्ट करते रहेंगे दूसरों से, या हम अपने में इन चीज़ों को ठीक करके फिर दूसरों को ठीक होने में सहयोग करेंगे? ये बात समझ में आती? अगली बात यह है कि क्या सही समझ के बिना, ठीक क्या है इसको समझे बिना हम ठीक कर पाएंगे क्या? हमको पता ही नहीं हो कि जाना कहाँ है, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे। अगर ये तय नहीं हो कि जाना कहाँ है, तो हम ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको गोल ही डिसाइडेड नहीं है। तो अगर समझ हमारा ठीक नहीं है, सही क्या है इसको हमने समझा नहीं है,
तो हम चाह करके भी जीने का काम ठीक नहीं कर सकते। जैसे हम चाहते तो हैं कि माता पिता के साथ ठीक से जी लें, भाई बहन के साथ ठीक से जी लें, मित्रों के साथ हमारा जीना, फ्रेंड्स के साथ हमारा जीना ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर उसको जीने का तैयारी हमने नहीं किया है, सामने वाले ने नहीं किया है, तो हम चाह करके भी नहीं जी पाते। जब भी हमारा एक दूसरे से कोई झगड़ा होता है, हम तय तो यही करके बैठते हैं कि कल से नहीं करना, चलो जो हुआ उसको भूल जाएं, आगे ठीक से जिएंगे, कि नहीं करते? नहीं करते। लेकिन ठीक कैसे जिया जाए इसकी अगर समझ नहीं है, तो सुबह का शाम होते होते फिर कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है। या तो हमारी तरफ से शुरू होता है या अगले की तरफ से शुरू होता है। होता है? नहीं होता है? ये बात दिखाई देती? तो इसलिए समझने का काम अपने को भी करना जरूरी है, अगले को भी करना जरूरी है। ये पूरा एक समझने जीने का फैलाव दिखाई देता है कि हम कहाँ कहाँ जी रहे हैं। तो मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति के साथ हमारा जीना होता ही है। इन जगहों पर अगर हमारा जीना ठीक से नहीं हो तो सब जगह हम कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, नेचर के साथ अगर हमारा जीना ठीक नहीं हो, क्या प्रॉब्लम आती है? कोई एक प्रॉब्लम बताओ जो नेचर के साथ ठीक नहीं जीने से आती हो। सॉरी, माइक। हमारा अगर नेचर के साथ जीना ठीक नहीं हो तो कोई एक प्रॉब्लम बताओ जो आती है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर चेंज, और बताओ और क्या होता? सॉरी, नॉइज पॉल्यूशन, सॉरी, सोशल वार्मिंग की प्रॉब्लम बहुत नेचर से कनेक्टेड नहीं है, ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है। हाँ, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन, ठीक है, खत्म हो रही हैं बहुत सारी प्रजातियां, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्या है? जी, और देखिएगा तो फॉरेस्ट का कम होना डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देता है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देता है, कि नहीं? हाँ, ग्राउंड वाटर लेवल को देखिएगा तो डाउन हो रहा है, पीने के पानी का दिनों दिन अभाव हो रहा है। न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में पीने के पानी की प्रॉब्लम हो रही है। कुछ शहरों के बारे में तो ये बात हो रही है कि वो सस्टेन भी करेंगे कि नहीं करेंगे, कि नहीं? बहुत सारी नदियों के पानी सूख रहे हैं। ये प्रॉब्लम अपने आप पैदा हो रहे हैं या हम आप मिलकर के कर रहे हैं? तो अगर इन प्रॉब्लम्स को ठीक होना है तो आदमी को नेचर के साथ कैसे जीना है इसको समझना पड़ेगा, या जैसा चल रहा है वही करते रहना पड़ेगा? ये बात समझ में आती? बढ़िया। कठिन लगे कहीं रोक लेना, हमको रोक लेना। कहीं लैंग्वेज कठिन लगे, सेंटेंस नहीं समझ में आए, वाक्य नहीं समझ में आए, रोक लेना। सोसाइटी, समाज की जगह पर अगर हमारा जीना ठीक नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम्स जो ठीक नहीं चल रहा हो तो क्या क्या आती हैं बताओ? क्राइम, युद्ध, करप्शन, बताओ बताओ। पड़ोसी के साथ झगड़ा होना, जाति विवाद, सॉरी, जाति विवाद पता है ना? रेसिज्म, कास्टिज्म, क्या कह रहे? ये कह रहे हैं फेमिनिज्म समस्या है। जी,
जी, अभी बच्चों से बात करेंगे हम पहले। सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमसे आप लोग बात नहीं करते हैं, ये बड़ों के प्रश्न का उत्तर भर देते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ अब इन्हीं से सुनूंगा मैं, वो ज़्यादा ठीक है। बढ़िया। फैमिली के लेवल पर हमारा जीना ठीक नहीं होता, ठीक है, तो क्या क्या समस्या आती है? क्लैशेस, विरोध आता है, बातचीत बंद हो जाती है, आइसोलेशन, खाना सही से नहीं मिलता है। बात तो सही है जी। खाना बनाने वाले से झगड़ा करेंगे तो खाना कैसे ठीक मिलेगा? मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कह रहे हैं, होगी ही, सही बात है। लोनलीनेस, अकेलापन, बॉडी से रिलेटेड डिजीज शुरू हो जाते हैं। ये बात तो सही है कि बहुत सारे डिजीज हमारे साइकोसोमेटिक हैं। अगर मन ठीक नहीं होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, हाँ जी, गुस्सा बढ़ जाता है, देख सकते हैं ना प्रॉब्लम। अगर मानव के रूप में हम स्वयं को ठीक नहीं समझे हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हमको यही नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, बट परेशान होते रहते हैं कि नहीं? बताओ, दो चार प्रॉब्लम के नाम बताओ। कॉन्फिडेंस कम रहता है, रिग्रेट होता है, हाँ क्या कह रहे हो? डिस्टॉर्शंस होते हैं, सुनाई नहीं दे रहा। माइक, तुम्हारे सामने माइक है, दोनों माइक वहाँ आ गए हैं, एक साइड कर दो कहीं। कन्फ्यूजन्स होते हैं। कन्फ्यूजन्स होते हैं, सही बात है, होता ही है। और क्या होता है जी बताओ? कल कोई कह रहे थे एंजाइटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हम लोगों के साथ, क्या करें? तनाव में रहते हैं, सही बात है। इससे ये बात तो दिखती होगी कि इनमें से जहाँ भी हम ये नहीं समझेंगे कि कैसे हमको उन जगहों पर ठीक से जीना है, वहाँ हार्मनी का स्वरूप क्या है, वहाँ हार्मनी के साथ हम कैसे जी सकते हैं, व्यवस्था पूर्वक हम कैसे जी सकते हैं, संगीत में हम कैसे जी सकते हैं, अगर इसका पता नहीं होगा तो समस्याएं होती रहेंगी एक लाइन से, कि नहीं? तो समझना क्यों जरूरी है, ये बात समझ में आई कि नहीं? Why appropriate understanding or right understanding at all these levels are needed? Are we able to see it or not? ठीक है। अगली बात ये कही थी कि अगर हमको सही समझने का काम करना है तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हाउ टू वेरीफाई इट। तो आज मैंने इसकी इंग्लिश स्लाइड ला दी है, ठीक है। तो पहले इसी पर बात कर देता हूँ, फिर हिंदी पर आ जाता हूँ। ये बात कह रहे हैं कि वट एवर इज बीइंग सेड हियर, टेक इट एज अ प्रपोजल। जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है, समाज हमको कहता है, ठीक है, दूसरों से हमको सुनाई देता है, दूसरे लोग वैसा जीते हुए दिखाई देते हैं, वो सबको एक प्रपोजल की तरह लिया जाए, एक प्रस्ताव की तरह लिया जाए। डू नॉट एज्यूम इट टू बी ट्रू और फॉल्स। न तो उसको सही मानने की ज़रूरत है, न उसको सही गलत मानने की ज़रूरत है। तो क्या करना है? वेरीफाई करना है। अगर राइट या रॉन्ग नहीं मानना है तो करना क्या है? वेरीफाई करना है। क्या करना? वेरीफाई करना है, जांच परख करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट वन इज वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नेचुरल एक्सेप्टेंस। आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू योर सेल्फ, इज दिस प्रपोजल नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी।
इज दिस प्रपोजल नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, क्या ये प्रस्ताव हमको सहज रूप में स्वीकार है। इतना सरल सा सवाल अपने से पूछना है, और इस सवाल के उत्तर के लिए न तो बगल वाले से पूछने की ज़रूरत है, न किसी नोटबुक में जाके झांकने की ज़रूरत है। अपने अंदर ही हमको सिर्फ ये सवाल पूछना है। वी नीड टू जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू आवर ओन सेल्फ कि इज दिस प्रपोजल नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और नॉट। तो किसी ने कहा टिट फॉर टैट, विरोध के बदले विरोध करना है, एक प्रस्ताव है, चलता ही है समाज में कि नहीं। हमको अपने से प्रश्न पूछ के देखना है कि क्या विरोध करना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। क्या विरोध करते समय हम अपने में आराम की स्थिति में रहते हैं। माइक उधर दे दीजिएगा। क्या विरोध करते समय हम अपने में आराम में रहते हैं। क्या विरोध करते समय हम अपने में शांति की नेचुरल स्टेट में, शांति में रह पाते कि नहीं रह पाते। अगर नहीं रह पाते तो प्रपोजल मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर एक आदमी विरोध कर रहा हो तब भी, 100 आदमी विरोध कर रहा हो तब भी, पूरे संसार मिल के विरोध कर रहा हो तब भी हमारे लिए तो सही नहीं है। ये बात हमको साफ दिखती है कि नहीं। पूरा संसार ही वो कर रहा हो, लेकिन अगर हमको स्वीकार नहीं है तो हमारे लिए तो सही नहीं है। मेरा नेचुरल एक्सेप्टेंस पे एक कंसर्न था कि कई सारी ऐसी चीज़ें जो हम अभी कर रहे हैं विच इज़ क्लियरली ब्लैक एंड वाइट, जो हम इजीली देख भी सकते हैं, इवन दो हमारा अपब्रिंगिंग में कोई क्वेश्चनेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है एंड इट्स नॉट बीन आइडियल। लेकिन मेरा कंसर्न वहाँ आता है जहाँ हमारे आइडियोलॉजी में कई सारी ऐसी फोर्स चीज़ें हैं, या फिर कोई रिप्रेस चीज़ है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस वी आर लिविंग इन, और फिर उसमें क्या हमें थ्रू कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। क्योंकि इन माई माइंड ऐसी कई चीज़ें होंगी जिनकी हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए टू अंडरस्टैंड इफ इट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल और नॉट। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ की रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर जान ले तो उसका हम रेट ऑफ कंजम्पशन भी डिसाइड कर सके खुद के लिए, नेचुरल एक्सेप्टेंस उसमें ला सके। और फिर इमोशनल एस्पेक्ट में भी वो हो सकता है कि अलग अलग इंसान का अलग अलग टॉलरेंस लेवल होता है, और फिर हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो हमारे टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड करता है कि मेरे लिए हंसी मजाक कोई और इंसान से ज़्यादा टॉलरेबल होगा। और अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है तो वहाँ पे आई नीड टू स्टैंड माई ग्राउंड, और फिर थोड़ा कंसर्न रखना पड़ेगा। इवन दो ऑन अ नॉर्मल सोसाइटल सर्कमस्टेंस इट इज़ फाइन। तो वो जो ग्रे एरिया आ जाता है ऑन सम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, वहाँ पे हाउ डू वी डिसाइड थ्रू आवर ओन ऑब्जर्वेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस कौन सा होगा। पहला कौन सा कहा आपने, क्या मुद्दा कहा? पहले मैंने रेट ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ गया। पहले वाले को कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस को देखेंगे ना धीरे धीरे तो ये समझ में आएगा कि इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत कहाँ पे होती है, नेचुरल एक्सेप्टेंस कहाँ तक काम करता है। जैसे ये प्रश्न पूछा जाए अगर अपने से कि अगर हमको नेचर के साथ ठीक से जीना है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन अधिक होना चाहिए या रेट ऑफ कंजम्पशन अधिक होना चाहिए, क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है हमको? इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या एट मैक्स मतलब इक्वल हो, या रेट ऑफ प्रोडक्शन अधिक हो रेट ऑफ कंजम्पशन कम हो, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। एट मैक्स वो इक्वल हो। अगर रेट ऑफ कंजम्पशन अधिक होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो वो रिसोर्स डिप्लीशन की स्थिति में जाएगा जो हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। नेचुरल एक्सेप्टेंस तो इतना ही उत्तर देता है, वो डायरेक्शन सेट कर देता है हमारा कि किधर हमको जाना है। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना है एक्चुअली ये पता करने के लिए तो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, सूचनाओं की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से वो डिसीजन तो हम इन्फॉर्मेशंस के आधार पर ही, सूचनाओं के आधार पर ही ले पाएंगे। वहाँ सूचना का रोल है, इन्फॉर्मेशन का रोल है।
नेचुरल एक्सेप्टेंस इतना ही करता है कि एप्रोप्रिएट डायरेक्शन सेट कर देता है कि हमको किस दिशा में जाना है। ऐसे ही जो दूसरी बात आपने कही, कोई व्यक्ति सामने वाला चाहे ट्रॉमा से गुजरा हो चाहे नहीं गुजरा हो, दोनों ही सिचुएशन में हमको उसके साथ स्नेहपूर्वक जीना, अफेक्शन के साथ जीना सहज रूप में स्वीकार होता है या विरोधपूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार होता है। उत्तर बहुत क्लियरली आता है अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस से कि हमारे लिए तो स्नेह ही, अफेक्शन ही नेचुरली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब इस स्नेह के भाव के साथ जब हम बोलेंगे तो कौन सी बात उसको मजाक लगेगी और कौन सी बात उसको सीरियसली हर्ट कर सकती है, दुख दे सकती है, परेशान कर सकती है, इसके लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगले के बारे में सूचना चाहिए, अगले के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी मनोदशा क्या है कि नहीं। तो सूचना का भी रोल है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन सूचना का रोल फंडामेंटली राइट और रॉन्ग क्या है इस डायरेक्शन को तय करने में नहीं है। वो तय हो जाने के बाद हम बिहेवियर की जगह पर कैसे उसको इंश्योर करेंगे, वर्क की जगह पर कैसे उसको इंश्योर करेंगे, उन उपायों को, उन तरीकों को ढूंढने में इंफॉर्मेशन का रोल है। तो हम बिहेवियर तो करना चाह रहे हैं स्नेह के साथ, ठीक है, लेकिन स्नेह के साथ बिहेवियर करते समय क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे, ये पता करने के लिए सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मुझे यही नहीं पता हो कि आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, हिंदी आती कि अंग्रेजी आती कि राजस्थानी आती कि गुजराती आती, मैं कौन से लैंग्वेज में बात करूँगा। तो यहाँ इंफॉर्मेशन का रोल है। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस हमको नहीं बता सकता है कि आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, ठीक है। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस हमको नहीं बता सकता कि आप किसी शब्द का क्या अर्थ मान रखें, वो तो सूचना ही होना चाहिए हमारे पास कि नहीं, सूचना ही होना चाहिए हमारे पास। वैसे ही ये वर्क के बारे में भी जो आप कह रहे हैं ना, ये डायरेक्शन तो सेट हो जाता है कि हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन रेट ऑफ प्रोडक्शन से कम या बराबर होने की ज़रूरत है, अधिक होगा तो नहीं चलेगा। ये तो हमको नेचुरल एक्सेप्टेंस से समझ में आ जाता है, लेकिन उसके लिए क्या तरीके अपनाएंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, इसके लिए तो सर्वे ही करना पड़ेगा। जब तक किसी विलेज का, किसी सोसाइटी का सर्वे नहीं करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा किसी चीज़ का रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना है कि नहीं। तो वहाँ इंफॉर्मेशन का रोल है। तो ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन का कोई रोल ही नहीं है, रोल तो है, लेकिन ये डिसाइड करने में उसका रोल नहीं है कि हमारे जीने का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा ये डिसाइड करने में रोल नहीं है। तो प्रोस्पेरिटी हमारा नीड है, ये फिक्स हो जाता है, लेकिन ये 700-800 करोड़ लोगों की प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए कितने अनाज का उत्पादन होना है, ये तो इन्फॉर्मेशन और मैथमेटिक्स बताएगा। माइक। अभी आपने जो बोला मैं वही मतलब सिंपल भाषा में मेरे इसमें बोल के बताती हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन रीचेक कि जो समझा है वो ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि जो नेचुरली हमको एक्सेप्ट होता है, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारे पास रखा ही हुआ है। वो चीज़ों में हमको कोई चीज़ अगर नेचुरली एक्सेप्ट होती है तो हमको दिखता है कि या तो सही के तरफ है या तो सही के तरफ नहीं है। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए, वो चीज़ को अचीव करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन लगता है। जैसे यहाँ पे हम जो बैठे हैं शिविर में, तो हमको नेचुरली एक्सेप्ट हो रहा है कि कोई चीज़ सही है या मूल्य संबंध ज़रूरी है और ये वो, पर वहाँ पे पहुँचने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आपसे हमको यहाँ पे आ रही है। तो ऐसा ही इसको, ये ठीक है। हाँ, इसमें जो आप कह रहे हैं उसमें मैं अभी दोनों काम कर रहा हूँ। आपका अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ ध्यान दिलाने के लिए भी कुछ प्रश्नों को पूछने का काम कर रहा हूँ।
उन प्रश्नों के उत्तर में तो इतना ही होता है कि आपका ध्यान अपने ही नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ जाने लगता है कि मेरे को क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है. दैट फैकल्टी इज you, but most of the time we are not assessing it. वो कैपेबिलिटी तो है हमारे अंदर, वो पोटेंशियल तो है हमारे अंदर, वो ताकत तो है हमारे अंदर कि हम देख सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है. लेकिन ज़्यादातर समय वो रखा हुआ धूल खा रहा, जंग खा रहा, प्रयोग नहीं हो रहा उसका. धूल लगना जानते, प्रयोग नहीं हो रहा. ठीक है, वो रखे रखे बेकार हो रहा. ठीक है, या फालतू पड़ा हुआ है जिसको हम वैल्यू नहीं दे रहे, एसेस नहीं कर रहे, प्रयोग नहीं कर रहे. तो एक काम तो हम ये कर रहे, एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को पूछ करके हम अपना ध्यान अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं. ये काम हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए. धीरे धीरे आपको अपने से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर जो कुछ भी इकट्ठा करके रखे हैं उसमें से क्या मेरे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है. दूसरा, आगे भी जो हमको सोसाइटी कुछ कहती है, पीयर प्रेशर से कुछ आता है, मीडिया कुछ कहती है, एडवर्टीजमेंट कुछ कहता है, उसको सीधा कचरे के डब्बे की तरह अपने अंदर आने देना है या नेचुरल एक्सेप्टेंस का फिल्टर लगा के वेरीफाई करना है. ये बात समझ में आई कि जो कुछ भी हमारे अंदर, क्या नाम है आपका? हाँ, माइक माइक. निशा. निशा, कौन सी क्लास में आप? 12 पास आउट किया. 12 पास आउट किया है. ये बात समझ में आई कि सोसाइटी से, कौन सा मीडियम है आपका, हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश. इंग्लिश. तो सोसाइटी से, फैमिली से या मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से, ठीक, पीयर ग्रुप से जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है वो सबको डस्टबिन की तरह अपने अंदर आने देना है या नेचुरल एक्सेप्टेंस का फिल्टर लगा के हमको वेरीफाई करना है कि वेदर दिस प्रपोजल इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और नॉट. ये आने वाला प्रस्ताव मेरे लिए नेचुरली सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है, ये वेरिफिकेशन करके अपने अंदर लाना ठीक है या जो कुछ भी आ रहा है सबको मान लेना ठीक है? क्या ठीक है? माइक माइक. हमें उसे एक्सेप्ट करना है फिल्टरेशन करके कि क्या सही है क्या नहीं है. फिल्टरेशन करके करना है, न कि बिना फिल्टर किए सब डाल देना है. बिना फिल्टर किए डालेंगे तो कचरा भी आ जाएगा बहुत सारा साथ में. तो जैसा उन्होंने भी पूछा और उन्होंने भी बोला, मतलब ये दिखता है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है. मतलब या तो ब्लैक या तो वाइट ही रहेगा, ग्रे एरिया नहीं रहेगा जैसा उन्होंने बोला था जी. और जो ग्रे एरिया हमको लगता है कि कुछ ग्रे एरिया है वो कंडीशनिंग का भाग है, जो हमको कंडीशनिंग मिली है. तो क्योंकि या तो हम वो कंडीशनिंग और इसमें फ़र्क नहीं कर पाते, इसलिए हमको लगता है कि ये ग्रे एरिया है, शायद ये ठीक है, शायद ये ठीक नहीं है. पर एक्चुअल में उसका आंसर या तो ठीक है या तो ठीक नहीं है, ऐसा ही रहेगा. जी, ग्रे एरिया जो ज़्यादातर है ना, वो इस जीने की जगह पर है, कैसे जिए. ठीक है, जैसे हमको शरीर का नर्चर करना है या शरीर को एक्सप्लॉइट करना है. ठीक है, ये उत्तर आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस दे देगा. लेकिन शरीर को नर्चर करने के लिए रोटी ठीक है कि पिज़्ज़ा ठीक है, यह नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है कि नहीं. ये बात समझ में आती है कि हमको शरीर को नर्चर करना है कि एक्सप्लॉइट करना है, ये उत्तर तो नेचुरल एक्सेप्टेंस दे देगा. हम अपनी सहज स्वीकृति से पूछ करके देख सकते हैं कि हमको शरीर को पोषण करना है, नर्चर करना है या शरीर को एक्सप्लॉइट करना है, शोषण करना है. उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है पक्का. क्या करना है, क्या करना है फिर बताओ. अगर उत्तर मिलता है तो ऐसे कैसे चलेगा? या तो कहो नहीं मिलता है. मिलता है. माइक माइक दो जी, उनसे सुनेंगे क्या करना है. बिटिया माइक.
तुम बिटिया हमारा सहयोग नहीं करेगी तो हम कैसे शिविर चलाएंगे आगे पीछे। तुमको जिम्मेदारी पूर्वक तो रहना पड़ेगा बिटिया, नहीं तो हम सेशन कैसे चलाएंगे, हमको तो तकलीफ हो जाएगी फिर। हाँ जी बताओ क्या करना है, शरीर का पोषण करना है कि शोषण करना है? शरीर का पोषण करना। पोषण करना है, ये उत्तर हमको नेचुरल एक्सेप्टेंस दे देता है। लेकिन शरीर को पोषण करने के लिए, नर्चर करने के लिए रोटी खाना है कि चावल खाना है कि मिठाई खानी है कि पिज़्ज़ा खाना है कि बर्गर खाना है कि मोमोज खाना है कि सैंडविच खाना है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस कैसे तय करेगा? ये तो इन्फॉर्मेशन से तय होगा कि इन सब को खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके इन्फॉर्मेशन और स्टडी से पता चलेगा कि नहीं। ये पकड़ में आता? तो इन्फॉर्मेशन का रोल यहाँ पर है। जब हम जीने जाते हैं ना, तब उसकी डिटेल आउट करने के लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो बात कैसे बढ़ेगी। बट फंडामेंटल इश्यूज को नेचुरल एक्सेप्टेंस तय कर देता है। और कभी भी ये प्रश्न आएगा कि मोमोज खाना ठीक है कि पिज़्ज़ा खाना ठीक है, बर्गर खाना ठीक है कि चावल खाना ठीक है, लौट करके उत्तर इसी बात से देखना पड़ेगा कि वो बॉडी को नर्चर करता है कि एक्सप्लॉइट करता है। और कोई तरीका नहीं है उसको वेरीफाई करने का। नेचुरल एक्सेप्टेंस से जो उत्तर मिला है हमको ऑलरेडी, उसके साथ ये अलाइंड है कि नहीं है, उसके साथ इसका कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, उसके साथ ये मेल खाता है कि नहीं खाता है, वहीं से तो उत्तर मिलेगा। और कैसे मिलेगा? ठीक है, कठिन लगे तो रोक लेना, हमको संकोच मत करना। जी सर, मैं इसको थोड़ा जोड़ना चाहूँगा डिसीजन मेकिंग से। आप लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं, तो कैन यू यूज दिस मॉडल फॉर दैट? ऑफ कोर्स यस। तो ब्लैक एंड वाइट तो बहुत क्लियर है कि पिज़्ज़ा हमको नहीं खाना है, शरीर के लिए हानिकारक है। ये आपके लिए ब्लैक एंड वाइट होगा? सबके लिए है, मान लेते हैं। ये अभी सर्वे करा के देख सकते हैं, शायद आप हार जाएं। प्लीज। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वाइट हैं, लेकिन कब कौन सा एक्शन आपको लेना है वो आपको तय करने के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म विजन भी चाहिए होता है। वो नेचुरल एक्सेप्टेंस एट एवरी टाइम काम नहीं करेगा आपके लिए। जैसे एक उदाहरण बताइए सीधा, थ्योरी में क्या बात? चलिए एक बात, शिविर के समाप्त होने के बाद एक प्रपोजल है कि क्या सभी ग्रुप उदयपुर चले घूमने के लिए। एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है, अच्छा मौसम हो जाएगा, शायद घूमने में मज़ा आएगा, आनंद आएगा, बॉडी आपको एक्सेप्ट करेगी उस चीज़ को, नेचुरल एक्सेप्टेंस मिल सकता है आपको उस चीज़ का। किंतु आपका ऑफिस है, बच्चों की पढ़ाई है, आपके भी कुछ प्रोग्राम होंगे आगे जो आपको फ्यूचर में उन चीज़ों को हर्ट होगा। तो इस केस में हमको कुछ समय शायद हमारे फ्यूचर को देखते हुए, हमारे बिगर गोल्स को देखते हुए, एक जिसको लाइफ में बोलते हैं ना ग्रोथ करना, वो आपके हर टाइम नेचुरल एक्सेप्टेंस के थ्रू नहीं आएगा। वो कंसेप्ट जो कॉम्प्लेक्स हो गया शायद काफ़ी। नहीं कोई नहीं, जो आपने उदाहरण बताया है ना कि उदयपुर जाना है कि नहीं जाना है, मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि वो यहाँ का मुद्दा है। वो तो तय करना पड़ेगा कि उदयपुर जाना है कि नहीं जाना है। आपने घूमने की बात कही, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को घूमना ही पसंद हो और उदयपुर में ही पसंद हो, ठीक है, लेकिन आप एक लेवल पीछे लौट के ये पूछिए कि मनोरंजन चाहिए कि नहीं चाहिए, और एक लेवल पर पीछे जाके पूछिए सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते। सुख से जिसके लिए उदयपुर जुड़ेगा उसके लिए तो उदयपुर जाना ठीक है। सुखी होने के प्रोग्राम में जिसका भी उदयपुर नहीं जुड़ेगा वो अभी आपको मना कर देगा। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस पीछे जाके देखिएगा तो हैप्पीनेस के लिए है, अनहैप्पीनेस के लिए नहीं है।
हैप्पीनेस के लिए प्रोग्राम्स क्या हो हमारे, कार्यक्रम क्या हो हमारे, उसकी डिटेल आउट करने जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि हैप्पीनेस के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हम डिटेल आउट करने जाएंगे वहाँ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन कोर में आप पूछ के देखिए कि हैप्पीनेस हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, सुखी होना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, या दुखी होना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है? ये उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है? वही उत्तर है जो नेचुरल एक्सेप्टेंस से पाने की जरूरत है। एक बार ये पता चल गया, वेट अ मिनट, हम बड़ों के प्रश्न को कम लेंगे, हम पहले इसको तय कर चुके हैं आज नहीं तो फिर वो डायरेक्शन दूसरी तरफ जाएगा। हम अगर एक बार ये तय हो गया कि हैप्पीनेस मेरा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, हैप्पीनेस आपका भी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, तो अब हम प्रोग्राम बनाएंगे म्यूचुअल हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, ये डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। अभी उस प्रश्न का उत्तर ढूंढे बिना जब हम सोचते हैं ना, तो हम बहुत बार प्रोग्राम बनाते हैं अपने हैप्पीनेस के लिए और दूसरे के हैप्पीनेस का ध्यान नहीं रखते हुए। वहाँ से क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। क्लैश कब शुरू होता है आप देखो ना, हम अपने सुख का ध्यान रखें, आपका ना रखें, आप अपने सुख का ध्यान रखें, हमारा ना रखें, टीम चलेगा, परिवार चलेगा, मैत्री चलेगी? नहीं चलेगी। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस ये करता है कि वो फंडामेंटल डायरेक्शन तय कर देता है कि हमको जाना किस तरफ है। उसके डिटेल्स को वर्कआउट करने के लिए तो इंफॉर्मेशन चाहिए ऑफ कोर्स, उसके बिना कैसे होगा। बट इंफॉर्मेशन उस डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है कि हमको जाना किधर है, जाना किधर है। जाना दिल्ली है कि कलकत्ता, ये तो नेचुरल एक्सेप्टेंस से तय होता है। फिर कैसे जाने की डिटेल को वर्कआउट करने जाइएगा तो रोड कौन सी ठीक है, समय कितना है, ठीक है, वो सबके हिसाब से तय होगा कि बाय रोड जाएं कि फ्लाइट जाएं कि ट्रेन से जाएं। बढ़िया, इसको बच्चों का कोई प्रश्न होगा तो उसको हम ले लेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, माइक दे दो प्लीज। हेलो सर, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह से अभी हम जितनी भी अभी तक बातें कर चुके हैं, हम सुख की दिशा में जा रहे हैं, है ना? सुख की दिशा में जाते हुए दुख से दूरी बनाते, क्या मैं सही हूँ? और ये सुखी होना आप ही चाहते हैं, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं चाहवा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, आप पहले इसे वेरीफाई कीजिए कि ये सही है। परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि सुख इतना ज़रूरी है तो क्या दुख ज़रूरी नहीं है? बिकॉज देखिए, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने एक किताब है मेटामॉर्फोसिस, उसके काफ्का राइटर है जो अपने दुख के पीक पे उस किताब को लिखे थे। अगर वो अपने दुख के पीक पे नहीं होते तो शायद वो कभी उसको लिखते नहीं, या फिर हमें वो कभी किताब मिलती नहीं। आप एक पोइट भी है, पता नहीं आपने कभी उनके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, जॉन एलिया। वो अपने दुख के पीक पे अपनी पोइट्री को लिखते हैं। अगर अपने दुख के पीक पे नहीं होता तो शायद हमें कभी भी उनकी वो जो राइटिंग जो उन्हें मिलती है वो नहीं मिलती। और मुझे नहीं पता सर आप मूवीज़ देखते हैं या नहीं देखते, बट मैं बहुत देखता हूँ। तो एक मूवी है रॉकस्टार, आप इम्तियाज़ अली की है। वो पूरी फिल्म के अंदर अपनी क्या बोलते हैं, अपने हुनर को दिखाने की कोशिश करता है, पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है और पीक पे जाने की कोशिश करता है, बट वो पीक पे जा नहीं पाता। उसे जब वो अपनी दुख के पीक पे होता है तब वो उस चीज़ को अचीव करता है जो पूरी स्टार्टिंग से चाहता था। तो क्या ये ज़रूरी है कि दुख हमेशा गलत ही हो? हम तो एक छोटा सा बात इस पे आपसे पूछना चाहेंगे जी। ये जितने सारे लोगों का आपने उदाहरण दिया, वो सामने हो तो उनसे बात हो सकती है? नहीं। ठीक है, अभी आप सामने हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने परिवार में, समाज में कब बेहतर जी पाते हैं? जब आप अपने में आराम में होते हैं कि जब परेशान होते हैं? वो आप बात सही कह रहे हैं, बट मैं पर सुन लीजिए एक बार मेरी बात। नहीं, आपने बट, अभी मुझे पता है आपने बट पकड़ लिया मेरा जो आपने कल बोला था। हम सुनेंगे जरूर आपको। हाँ, तो लेकिन उसके पहले ये बात तो अपने लिए पकड़ में आ रही ना, उसको पहले पकड़ना जरूरी है। देखिए, मैं सुनूंगा आपको, मैं मना नहीं कर रहा हूँ।
अपने एक्सपीरियंसेस को वैल्यू देना जरूरी है। अभी गलती क्या होती है हमसे ज़िंदगी में बहुत बार, कि हम अपनी ज़िंदगी में जो घटित हो रहा है ना, जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं देते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। किसी ऐसे ने जो कुछ कहा है 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले, हम उन सब जगहों में सच्चाई को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं और ठीक क्या है ये ढूंढ के निकाल के लाने का प्रयास करते हैं। मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिला रहा हूँ कि हमारे अंदर भी नेचुरल एक्सेप्टेंस की एक फैकल्टी है जो राइट हियर राइट नाउ हमारे क्वेश्चंस को आंसर देती है और वो भी ठीक देती है। उस नेचुरल एक्सेप्टेंस से जो आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, वैल्यू देने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारे पास एक बड़ा सोर्स होते हुए भी वो नेग्लेक्टेड पड़ा रहता है हमारे अपने ही अंदर, और हम उस उत्तर को ढूंढने के लिए 10 जगह हाथ पैर मार रहे होते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर हम अपने इमोशन को न्यूट्रल कर लेते हैं, जो हम जिस तरह से कर रहे हैं, अगर हम अपने सारे इमोशंस को न्यूट्रल कर लेते हैं तो हम अपने इमोशन की, किसी भी इमोशन की पीक को कैसे जान पाएंगे? अगर क्योंकि उसकी पीक ही कुछ ना कुछ निर्माण करती है। जैसे कि आप अगर सुख की पीक पे हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर देंगे, अपने आसपास वाले लोगों को खुश कर देंगे, खुश रखेंगे शायद। बट अगर आप दुख की पीक पे हैं तो शायद आप कुछ ऐसा क्रिएट कर जाए जो आपकी सोसाइटी को पूरी की पूरी तरह से हिला दे, या फिर आपको ज़रूरी चीज़ें दे जाए जो वो अपनी सुख के पीक पे या फिर अपने सुख की लेवल पे जो न्यूट्रल रह के वो कभी नहीं जान पाए। मैं फिर से 2 बात कहूँगा। मैं इमोशंस को न्यूट्रल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो इमोशंस को, अगर आपकी भाषा में कहूँ, मेरी भाषा नहीं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव पर इंश्योर करने की बात कह रहा हूँ। ठीक है, हर किसी के साथ हर समय स्नेह के भाव में जीने की, विश्वास के भाव में जीने की, सम्मान के भाव में जीने की, प्रेम के भाव में जीने की बात कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, मैं इन फीलिंग्स के पीक पर जीने की बात कर रहा हूँ। और आप अपने लिए ही इस बात को पूछ के देखिए, ये जो अभी हमारा सुखी दुखी होने का ऐसा पीक चलता रहता है ना, ये अपने से सवाल पूछ के देखिए कि कौन सा समय ऐसा है जब हम दुख चाहते हैं। अगर किसी समय दुख चाहते हैं तब तो पीक से आके नीचे गिरने की बात होगी। अगर कोई समय हम दुख चाहते ही नहीं हैं तो उस पीक की कंटिन्यूटी कैसे बनी रह सके? हमारा प्रश्न तो यही बनेगा ना, कि नहीं? हाँ, जस्ट 1 मिनट, इनकी बात में मैं एक बात और कह दूँ। ये पकड़ना ज़रूरी है कि हम न्यूट्रल इमोशंस की बात नहीं कर रहे, हम तो पॉजिटिव इमोशंस के हाईएस्ट लेवल पर होने की बात कह रहे हैं कि परिवार में, समाज में जिस किसी के भी साथ जी रहे हैं हम स्नेह के साथ, अफेक्शन के साथ, ट्रस्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। और चूँकि एक क्षण के लिए भी हमको डिसरिस्पेक्ट में जीना स्वीकार नहीं है, अफेक्शन की जगह अपोजिशन में जीना स्वीकार नहीं है, इसलिए वो पीक की कंटिन्यूटी चाहते हैं हम, ना कि ये ड्रॉप और फिर राइज चाहते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि दुख में कुछ क्रिएट बढ़िया कर सकते हैं, देखिए मैं तर्क और संभावना में तो नहीं जाऊंगा कर सकते कि नहीं, मैं तो आपसे ही पलट के पूछूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी के पीछे के क्षणों को पलट करके देखिए कि आप परिवार में, समाज में कब अच्छा जी पाए। जो मैंने पहले पूछा था, जब आप नेचुरल स्टेट में, सहजता में, आराम में, प्रसन्नता की स्थिति में थे, या जब आप परेशान में, तनाव में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में थे। अगर लगता है कि ये दूसरे वाले में ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर लेते हैं, अगर ऐसा लगता हो, कुछ नहीं करिए, 2-4 लोगों को थोड़ा मार दीजिए, क्यों नहीं, पर्याप्त वो स्टेट आपको मिल जाएगा पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए। प्रयोग करके देखना चाहिए। मैं तो खुला हूँ इस बारे में। ये कुछ कहना चाहते हैं, सुन के फिर आता हूँ आप पर। जो इन्होंने बात कही वो सही है कि कुछ जो पोइट लोग रहते हैं वो जब दुख की स्टेट में रहते हैं तो जो क्रिएटिविटी है, जैसे जॉन लिलियन की बात की, ऐसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं
जो पोइट हैं तो वो उस स्टेट में जब रहते हैं तो उनका जो क्रिएशन है उसमें वैसा आता है, वो तो है। आप हैं कि नहीं है वैसे, ये पूछूंगा मैं। नहीं, पर सुनिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे दुखी होने से आउटकम अच्छी क्रिएटिविटी आती है तो मुझे कोई दुख से परहेज नहीं है। मैं एक ही सवाल पूछूंगा, ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं कि आप दुख के क्षणों में बढ़िया क्रिएट करके लाते हैं? आपके साथ होता है कि नहीं होता? मेरे साथ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मेरे साथ नहीं होता। नहीं होता ना? जब वो दोस्त आएंगे तब बात करेंगे। ठीक। मेरे साथ होता है ये चीज़। हाँ, एक मिनट आता हूँ अभी आपके ऊपर। आपने तो 2 बार ये हमको बता दिया कि जब आप नेचुरल रहते हैं तभी ठीक जीते हैं, लेकिन फिर पूछूंगा मैं, कोई बात नहीं। क्विक क्लैरिफिकेशन करना था, जो ऑफ यूफोरिया होता है इज लाइक फॉल्स, कि हम बहुत दुख में होते हैं इसीलिए जब ये जंप आता है इन एनी हार्मफुल एक्शंस, क्योंकि यूजुअली यूफोरिया उसी सेंस में आता है, तो वो क्या फॉल्स सेंस ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है या दैट इज अटेनेबल थ्रू गुड थिंग्स? खुजली जानते हैं? खुजली होने के बाद खुजलाने में जो सुख आता है ना, वो वैसा ही है। ये जो उदाहरण आप कह रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली ऐसा है। खुजली होने के बाद खुजलाने में जो सुख आता है ना, वो उसी तरह का सुख है। ठीक है, छोटे जूते पहन लें और उसमें पैर कटता रहे, ठीक है, दिन भर उसमें पैर कटता रहे, शाम को उसको जब उतारते हैं तो राहत तो लगता है, आहा आराम मिल गया कि नहीं? वो जो आहा मोमेंट क्रिएट हो रहा है ना, छोटे जूते को पहन के दिन भर पैर कटवाने के बाद उतारने से, उतना ही सुख है उसमें, उतना ही सुख है कि ये देखें ना, छोटे जूते पहनते तो पैर कट जाते हैं पीछे से, ठीक, खास करके आप ज़्यादा चलें और नया नया जूता हो तो कट जाता, ठीक। ऑफिस से लौट के आप शाम को उसको उतारें, बड़ी राहत महसूस होती है, ठीक नहीं? जी हाँ, इधर माइक दो जी। बड़े लोग प्लीज़, बार बार रिक्वेस्ट है, थोड़ा बच्चों को बोलने दें, नहीं तो हमारे क्वेश्चन का डायरेक्शन दूसरे साइड चला जाएगा। हाँ, किसी सुखी इंसान को मतलब अगर वो मतलब अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो फिर उनको यूफोरिया नहीं होगा? मतलब सॉरी, फिर से। अगर कोई सुखी इंसान है, मतलब कोई दुखी इंसान ड्रग्स करता है तो फिर है ना उसको यूफोरिया होता है, पर अगर कोई सुखी इंसान जो अपने पीक पे है वो अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो उसको यूफोरिया नहीं होगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आपने ड्रग्स का उदाहरण लिया, मैं शराब का लेके बताता हूँ। तो एक कहानी सुना देता हूँ आपको। नो ऑफेंस टू एनीवन, जो कहानियाँ हैं वो उसको कहानी की तरह ही लीजिएगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन को शराब पीने की आदत लगी हुई थी, ठीक है, बहुत शराब पीते थे। जैसा अक्सर घरों में होता है, हमारा भाई शराब पीता हो तो बहन कहती है छोड़ दे, ठीक है, पति शराब पीता हो, पत्नी कहती है छोड़ दे, तो उसकी पत्नी उसको रोज़ कहती थी शराब छोड़ दे, तैयार नहीं हुआ छोड़ने के लिए। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुम अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं भी शराब पीऊँगी, ठीक है भाई। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ऑफिस से लौट के आ रहे थे तो देखे कि पत्नी पहले से बैठी हुई है वहाँ टेबल पे, ठीक है। इन्होंने बहुत समझाया उसको, घर चले जाओ, मत पियो, मत शुरू करो। उसने कहा नहीं, आज तो हम पियेंगे। बढ़िया 2 पैग ऑर्डर दिए, आ गया, लग गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने जो है पहला घूंट पिया मुंह में, ठीक। एज़ यूजुअल अगर आप शराब पहली बार पी रहे हो तो मुंह में जाते हुए बहुत कड़वा लगता है, ठीक। तो उन्होंने बाहर जाके उसको थूक दिया, ठीक, बाहर फेंक दिया उसकी पत्नी ने, और कहा कि मुल्ला इतना कड़वा घूंट कैसे पी लेते हो तुम? तो उसने कहा तुमको क्या लगता है मैं यहाँ मौज करने आता हूँ? तो ये जितने तरह के यूफोरिया आप बता रहे हैं ना, अगर आप एक नेचुरल स्टेट में जीते रहते हैं ना तो इसकी नीड ही नहीं महसूस होती है। पहले तो नीड ही नहीं महसूस होती है। ये नीड ही इसीलिए क्रिएट होता है कि हम अपने में एक अभाव महसूस करते हैं, एक खालीपन महसूस करते हैं, उसको हम बाहर से भरने का कोशिश करते हैं कि नहीं।
अब बड़े लोगों से बात नहीं होगी नहीं तो फिर डायरेक्शन हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा। एक मिनट, दूसरी तरफ उसको करेंगे तो फिर हम उधर भी बात कर सकते हैं, बट फिर ये बच्चे उसमें डिस्कनेक्ट होंगे। हमको ये पकड़ना जरूरी है कि हम अपने में जब आराम में नहीं होते हैं तभी हमको इस यूफोरिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमको सेंसेशन मिले, ये हमारा एफर्ट होता है, हमारा ट्राई होता है। जो मैं कल भी कह रहा था, अगर पीने के लिए साफ पानी यहाँ आरओ का मिल रहा है, आप बाहर जाके नाले में पानी ढूंढने जाओगे क्या? नाले में पीने का पानी ढूंढने के लिए प्रयास करना ही ये बात बताता है कि साफ पीने के लिए पानी हमको उपलब्ध नहीं है, कि नहीं? अभी अब बड़े लोगों को थोड़ा रोक दीजिए, अगले सेशन में हम दे देंगे जवाब, पर 1-2 सेशन तो थोड़ा हमको बच्चों से बात कर लेने दीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा उसके लिए। ये पकड़ना ज़रूरी है कि हमको इस तरह के सेंसेशनल मोमेंट्स की ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है, जब हम आराम में होते हैं या जब सिचुएशन हमको किसी तरह के प्रॉब्लम में खड़ा करता है। ठीक है, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, चाहे जॉब प्रेशर हो, चाहे फैमिली प्रेशर हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, ठीक है, वो हमको पकड़ना चाहिए, वो हमको पकड़ना चाहिए। बताइए, कुछ और इस पर कहना हो तो बताइए। ये सभी तरह के जो, हाँ पीछे दे दीजिए, ये सभी तरह के जो एक्साइटमेंट की चीज़ें हैं ना, ये एक्साइटमेंट से जो हम हैप्पीनेस सीख करना चाहते हैं ना। हाँ एक सेकेंड, इनका प्रश्न है भैया, आप माइक थोड़ी देर रोकना, इनका प्रश्न है, पहले उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, काफ़ी देर से ये पूछ रहे हैं। ये एक्साइटमेंट में हम जहाँ जहाँ भी हैप्पीनेस ढूंढने जाते हैं उसके बारे में 2-3 बातें समझ लेना ज़रूरी है। एक्साइटमेंट में हम जहाँ जहाँ भी हैप्पीनेस ढूंढने जाते हैं ना, उसमें ये 2-3 बात समझ लेना ज़रूरी है। पहला तो ये कि हम जितना जितना नेचुरल स्टेट में नहीं होते हैं उतना उतना हमको इसका ज़रूरत पड़ता है। जितना हम अपने में एक शांत, सहज और सामान्य स्थिति में होते हैं उतना उतना हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस तरह के एक्साइटमेंट की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, इस तरह के किसी भी एक्साइटमेंट की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपने पीक देखा है, ऊंचाई देखी है, आपको डाउनफॉल देखने के लिए बाध्य हैं। तो अगर आप उस पीक को देख रहे हैं तो दूसरा मोमेंट भी आपका नीचे गिरने वाला आने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती है। एक्साइटमेंट के उस यूफोरिया मोमेंट्स की कंटिन्यूटी फिजिबल नहीं है, उसमें डाउनफॉल होने के लिए हम बाध्य हैं, फोर्स्ड हैं। दैट इज बाउंड टू बी देयर। ठीक है, तीसरा ये सवाल हर बार पूछ के देखिएगा कि ये जो हम बॉडी को नर्चर करना चाहते हैं वो नर्चर करने की मेरी अपनी ही नीड, मेरे अपने ही आदतों से पूरी हो रही है कि नहीं। ये समझ में आया? तीसरी बात कि मैं जो बॉडी को नर्चर करना चाहता हूँ, स्वस्थ रखना चाहता हूँ, वो मेरी अपनी ही नीड, मेरे अपने ही यूफोरिया मोमेंट्स को पाने वाले आदतों से पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको स्टडी करके देख लें। सॉरी। हाँ भैया, तो ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है, आपने जैसे बताया कि ये डेस्टिनेशन बताती है कि हमें कहाँ जाना है, बट द वे टू गो थ्रू इट वो तो हमें इन्फॉर्मेशन से ही पता चलती है। तो मेरा एक सवाल है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस जो होती है वो सबके लिए सेम होती है क्या? और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है, इससे हमें सुख ही मिलेगा, उसकी मतलब कि ये ज़रूरी है कि उससे सुख ही मिलेगा, दुख भी हो सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सपोज़ मैं एक बैचलर्स ट्रिप प्लान करना चाहूँगा, तो मेरे दोस्त रहेंगे, मैंने उनको मना लिया, सब मान गए और सबको नेचुरली एक्सेप्टेड है कि हम सब जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए। सपोज़ हम गोवा चले गए, ठीक है, तो सबको नेचुरली एक्सेप्टेड था। बट एक ऐसी घटना हो गई
जिससे सबको दुख हो गया। तो मतलब नेचुरली एक्सेप्टेड था कि हम एक्साइटमेंट या सुख के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, बट दुखी हो गए हम। तो ऐसा ज़रूरी है क्या? किस बात से दुखी हुए उसको ऐड कर दीजिए तो मैं ज़्यादा आसानी से रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, सपोज हम घूम रहे हैं, मेरे ही दोस्त की हत्या हो गई वहाँ पे, घटना, मर गया वो, तो फिर मतलब मैं दुखी हो गया उससे। दो बात मैं कहूँगा। एक तो ये कि ये सपोज के जितने भी प्रश्न है ना, उसको एक बार साइड रख के हम अपनी रियल लाइफ को पहले सॉल्व कर लें तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, मैं करूँगा रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, पर पहले एक मिनट, कई क्वेश्चंस पेंडिंग में हैं, पहले इनका फिर पीछे फिर आप पर आता हूँ। तो एक मिनट, तो हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि ये रियल लाइफ सिचुएशंस को हम जितना डील करेंगे ना उतना आराम से बात हो पाएगा। जितना थ्योरेटिकल बात करेंगे वो आर्ग्यूमेंट में कुछ निकलेगा नहीं। जैसे आपने ये कहा कि हत्या हो गई, मेरा प्रश्न एकदम सिंपल है, हत्या हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। तो घूमने पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप जो कहना हो कहिए, लेकिन हत्या ही जब हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और हत्या उसके विपरीत है। हत्या जो है इज एगेंस्ट दैट। तो हत्या चूंकि हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो तो हमारे दुख का कारण बनने ही वाली है। कैसे नहीं बनेगी? तो एक घटना हमने किसी कारण से निर्णय लिया, ठीक है, हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ निर्णय लिया कि हमको जो है अपने भाई को सहयोग करना है पढ़ने में, ठीक, लेकिन हम उसकी पिटाई कर देते हैं जब वो नहीं पढ़ता है तो, ठीक। अब कहेंगे उसके बाद वो नाराज़ हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, ठीक, वो हमको एक डिसीजन हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस से लिया, ये जो उसके लिए हम दूसरा काम कर रहे हैं वो भी तो हमको देखना पड़ेगा कि नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और जो हम कर रहे हैं वो नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइंड है कि नहीं है, अलाइंड है कि नहीं है। मेरे एक वर्कशॉप में ऐसे ही दो भाई थे, वर्कशॉप में आए हुए थे कानपुर, तो इसी बात को लेके बात हो रही थी कि हम एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक जीना चाहते हैं कि विरोधपूर्वक जीना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं कि समस्या पैदा करना चाहते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस से उत्तर बहुत साफ है, ठीक है। तो छोटे भाई ने कहा, छोटे भाई ने कहा कि ये बड़े भाई को कुछ समझाइए, सबको ये लगता है कि प्रॉब्लम अगले में है, होती भी है कई बार नहीं भी होती है, ठीक। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं तो तुम्हारा बहुत केयर करता हूँ, करना ही चाहता हूँ, ठीक है, और बहुत ध्यान रखता हूँ। उसने कहा कि क्लास वर्कशॉप चल रही थी, उसने कहा कि हाँ भैया आपके ध्यान रखने का प्रमाण है मेरे पास, और अपनी टी शर्ट उठाई और उस पर उसके मारे हुए जो दाग पड़े हुए थे एक एक वो दिखा रहा है कि ये आपके प्यार करने का प्रमाण है हमारे पास। तो हमको ये नेचुरल एक्सेप्टेंस की जगह पर ये देखना पड़ेगा कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, या फंडामेंटली जो नेचुरल एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन हमने पूछा था उसके साथ अलाइंड है कि नहीं। तो आइसक्रीम खाना नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, मोमोज खाना नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये उत्तर नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं देता है। ये आपकी पसंद नापसंद तो हो सकती, आइसक्रीम में भी आपको कोई खास फ्लेवर पसंद हो सकता है, बट ये नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं देता। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या देगा? बॉडी को नर्चर करना ठीक है या एक्सप्लॉइट करना ठीक है। अब इसके आगे तो इन्फॉर्मेशन ये बात बताएगी कि ये आइसक्रीम खाने से बॉडी का नर्चर होता है या बॉडी का एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये बात समझ में आई कि इसके आगे तो इन्फॉर्मेशन ये बात बताता है कि आइसक्रीम खाने से या मोमोज खाने से या चावल खाने से हमारी बॉडी का नर्चर होता है कि एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये बात इन्फॉर्मेशन से पता चलेगी, ये बात नेचुरल एक्सेप्टेंस से नहीं पता चल पाएगी किसी भी तरह से। तो प्रिसाइजली देखेंगे तो आपके उत्तर में तो मैं इतना ही कहूँगा कि हत्या स्वयं में नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी को नर्चर करने की नीड है, स्वस्थ रखने की नीड है, उसके एगेंस्ट है। जी आप पीछे कुछ कह रहे थे। हेलो पहले तो मैं बड़ा हो जाऊँ उससे पहले सवाल का मौका ले लूँ ताकि पता नहीं ऐसा शिविर बाद में कब होगा और तब मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा।
इन्होंने जो एक सवाल पूछा उसके बारे में मुझे ध्यान में आया कि मेरा ऐसा मानना है, मैं मेरी खुद के बारे में बात करूंगा तो मुझे मेरी पुरानी काफ़ी सारी गलतियां दिख रही है जिसकी वजह से मैंने कुछ निर्णय लिए और आज मैं उसको भुगत रहा हूँ। शायद उससे खड़े होने वाले दुख की वजह से भी मैं यहाँ पे आया हूँ, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मैं कुछ लिख रहा हूँ या फिर मतलब कि कुछ जोड़ पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, ये सब हो रहा है। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो मेरा एक भाई है, कज़िन है, तो उसको मैं देख पा रहा हूँ कि उसने काफ़ी सारी जो मैंने गलतियाँ की है उसमें से शायद एक भी नहीं की है। वो उसको मैंने पूछा था मेरा पहले शिविर के बाद में, मैंने बोला तुमको आखिरी एक साल का बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि कितनी बार दुख की अनुभूति हुई। वो बोला नहीं हुई। तो मतलब कि उसका जवाब ये था कि एक साल में तो मुझे निरंतर सुख की अनुभूति हो रही है। तो उसके बाद मैंने बोला कि अगर इतने निरंतर सुख की अनुभूति हो रही है तो ठीक है, शिविर में नहीं जाओगे चलेगा, जो मुझे नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भुगत रहे या फिर दुख आ रहा है तो उसमें ज़्यादातर हम खुद अपने गलत निर्णयों या फिर कुछ गलत किए हैं जाने अनजाने में, जानबूझ के तो शायद लगभग कोई नहीं करता, तो उसका परिणाम है, ऐसा मेरा मानना है। जी, ये कुछ कह रहे थे, इनको भी सुन लें, बताइए। हेलो, पहले इनकी बात कुछ आवाज़, हेलो, माइक में कुछ इशू है। देखिए क्या है, अपनी जिंदगी के प्रश्न ही बहुत हैं, दूसरे के प्रश्नों में क्यों उलझना। नहीं, उनके क्वेश्चन में उलझा नहीं हूँ मैं, उनके आंसर में उलझा हूँ। एक बार वो तो उस आंसर को आप मत लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं, मैं ये कुछ और कहना चाहता हूँ, वो मेरा ही होगा, वो बेशक उनसे प्रभावित हो, लेकिन होगा तो मेरा ही। तो यहाँ से बात करेंगे तो अच्छे से बात हो पाएगी, अपनी जिम्मेदारी। हाँ, मेरी जिम्मेदारी पे सारी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि सर अभी भैया ने बोला कि जो भी आप दुख महसूस कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई आपकी ही गलती या फिर कोई ना कोई कारण आपका ही होगा। आप वो सही है, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, आप ये जानते हैं। ये दोनों बात आप ही कह रहे हैं। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि हर बार ऐसा नहीं होता, ये सच है। क्योंकि अगर मैंने एक उदाहरण लिया था काफ्का का, तो अगर आप उनकी जीवनी का भी पढ़ेंगे तो उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके जो उनके फादर थे वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्हें हमेशा नीचे दिखाते रहे, उनको बोलते रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो उनकी गलती तो कुछ ऐसी थी नहीं जो उन्होंने करी और उनको दुख मिला। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये इनकी बात पे कही थी मैंने, अब जो मेरे को कहना था वो ये है कि जिस तरह से हम सुख पे इतनी डिटेल्ड में बात कर रहे हैं, जैसे कि कल आपने हमें एक चीज़ बताई थी कि अगर आप बच्चों को ये बताएं कि स्नेहपूर्व रहे, तो वो सिर्फ बताना काफ़ी नहीं होगा, ये ज़रूरी है कि उन्हें ये बताया जाए कि गुस्सा क्यों नहीं करना, उसका रीज़न दिया जाए, एक पर्टिकुलर चीज़ बताई जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस जितनी हम डिटेल में सुख पे बात कर रहे हैं, सुख की तरफ जाने के लिए बात कर रहे हैं, तो हम उतनी ही डिटेल में दुख की ही भी बात करें कि वो ज़रूरी है वो नहीं है, और है नहीं ये चीज़ें। बस ठीक है, बढ़िया। तो देखिए मैं दो बात कहूँगा। एक तो जहाँ से भी कुछ प्रस्ताव आपको आता है ना, अपना ये फिल्टर का क्राइटेरिया लगाते रहिए, और नहीं ठीक लगे तो उसको वहीं पर जांच परख करके सेटल कर लीजिए। ठीक है। जहाँ तक आपने बात पूछा कि दुख जरूरी है कि नहीं, और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, ये प्रश्न तो अपने से ही बार बार पूछने की ज़रूरत है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ कि दुखी होना चाहता हूँ। और अगर उत्तर आप ये देंगे कि दुखी होना चाहता हूँ, तो ये ढूंढ करके बताइए कि कौन कौन सा समय ऐसा होता है जब आप दुखी होना चाहते हैं। अगर दुखी होना चाहते होते तो शिकायत ही खत्म हो जाती संसार से। जी, शिकायत किस लिए है फिर? शिकायत किस लिए है? हाँ, एक मिनट इनका सुन लेते हैं, फिर आते हैं। मैं बस अपने आर्ट को बेहतर करना चाहता हूँ, बेशक वो क्या बोलते हैं, सुख से हो या दुख से हो। आर्ट बेहतर करके आपको खुशी मिलती है कि परेशानी होती है? यकीनन खुशी ही मिलेगी। जी, खुशी मिलेगी। इसका मतलब आपकी तलाश किसकी है, खुशी की कि परेशानी की? जी, आर्ट को बेहतर करने की। आर्ट को बेहतर किस लिए करना चाह रहे हैं, खुशी मिलने के लिए कि परेशान होने के लिए? माइक वो माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, वेट कर रहा हूँ,
पैराडॉक्स में तो आप खड़े होकर के बात कर रहे हैं जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पैराडॉक्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ जी? जिंदगी आपकी है। लेकिन मैं, ठीक है आप सही कह रहे हैं, बट मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अगर मैं अपने आर्ट के लिए जो भी मेरे को ज़रूरी लगता है वो मैं अडेप्ट करूँगा, ठीक है। जैसे कि औरों ने भी किया होगा, जो जितने भी राइटर पोइट्स होते हैं, आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जब भी उनकी आप आर्ट को देखेंगे आप महसूस उनका दुख ही करेंगे, भले वो उससे इस चीज़ से सुख है कि हाँ मेरा आर्ट जो वो बेहतर हुआ है, वो मानता हूँ मैं दूसरों की ज़िंदगी पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, अपनी ही बता रहा था। अपनी, आपकी और बैठे हुए लोगों की ज़िंदगी से बात करेंगे ना, पढ़ा हुआ जिंदगी आप नाम ले रहे हैं ना, मैं सबको, हमको लौट के सिर्फ एक ही बात देखना चाहिए कि जब वो दुख में थे तब ये सब रचना कर लिए या जब दुख से बाहर निकल पाए तब किए, ठीक है, वो देखना चाहिए पलट के, तो थोड़ा और उत्तर मिलेगा। मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जी अपनी तरफ से। मैं एज आ पावर लिफ्टर भी गेम खेल चुका हूँ काफ़ी सारे, तो जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी पोइट है दुख में रह के क्रिएट कर गए, बट दुख में रहने के बाद भी उन्होंने जो क्रिएट किया उसके बाद उनको क्या मिला? सुखी तो मिला होगा ना। वो एक फेज़ था उनका, उस फेज़ में ना रहते हुए भी वो क्रिएट करने के बाद सुख की तरफ गए। जैसे मैं पावर लिफ्टर हूँ, मैं कोई गेम आता है तो मैं बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता हूँ, ना किसी से बोलता हूँ ना करता हूँ, वो मेरा फेज़ है, क्योंकि मेरे को अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है। अगर मैं वहीं पे इंजॉयमेंट करता रहूँ तो मैं अपनी परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर पाता वहाँ पे। तो मैं उस सुख की तरफ जाने के लिए उस फेज़ को एक झेलता हूँ कि भाई अकेला रहना, खुद ट्रेन करना है, खुद रहना, खुद खाना, खुद बनाना है। देन उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस पीक लेवल लेके जाता हूँ, फिर उसके बाद मेडल लाता हूँ। वो मेरी सुख की प्राप्ति है, वो मेरे को अच्छा लगता है जब मैं अकेला रहता हूँ। तो सबकी सुख की डेफिनेशन अलग अलग होती है। क्या पता जो पोएट है वो उस फेज़ में रहेगा, उसको सुख मानते हो जिसको वो दुख बोल रहे हो। इसीलिए अभी हम दूसरों की तो कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना, अगर मैं उस पॉइंट की तरह दुख में रहना चाहूँ तो मैं पोइट नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि उनके लिए वो सुख होगा, मेरे लिए वो दुख है। एक तरह से सबकी सुख और दुख की परिभाषा सबकी अपनी अलग अलग होती है। बढ़िया, अभी बात करते हैं इस पर, वो कुछ कह रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर इस पर आते हैं, फिर उस पर आएंगे उस बात पर भी। जी, जैसा कि भैया हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जैसे आपके सवाल बन रहे थे हमारे लिए, तो हमारा नेचुरली जो हमें एक्सेप्ट था वो हमारे जवाब निकल रहे थे कि आप सुख में सीना चाहते हो या दुख में, तो हमारा जवाब सुख का ही होगा। तो क्या हमें हर सवाल का जवाब नेचर से मिलता है? फंडामेंटल जितने भी हमारे मूलभूत प्रश्न हैं जिंदगी के डायरेक्शंस को तय करने के लिए, दिशा को तय करने के लिए, उन प्रश्नों का उत्तर तो नेचुरल एक्सेप्टेंस से मिल जाता है। उससे हमारा गोल तय हो जाता है, डायरेक्शन तय हो जाता है। तीनों, हमको स्वयं में क्या होना है? सुखी होना है। दूसरे मनुष्य के साथ हमको कैसे जीना है? विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भावों से जीना है। रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ हमको क्या करना है? नर्चर करना है। रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ हमको क्या करना है? उसका सदुपयोग करना है। कल पूछा था इस बात को भी कि प्रकृति का हम सदुपयोग करना चाहते हैं कि दुरुपयोग करना चाहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल डायरेक्शन है हमारा स्वयं में होने का, दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ जीने का, रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ जीने का, इन तीनों का डायरेक्शन तय हो जाता है, दिशा तय हो जाती है कि हमको जाना किधर है। उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए फिर इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है। वो काम नेचुरल एक्सेप्टेंस से नहीं होगा, वो काम तो इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लॉजिक रीजनिंग का प्रयोग करके करते हैं। भैया ऐसा भी होता है कि इन्फॉर्मेशन के होने के बावजूद हम टेम्पररी हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव रहता है। मतलब इवन मेरे साथ तो ऐसा ही रहता है कि अगर मेरे को पता है कि हाँ कि नेचुरली मुझे ये एक्सेप्ट है, पर बिकॉज ऑफ मेरे मतलब वो एंटरटेनमेंट के लिए मेरा झुकाव नेगेटिव साइड ज़्यादा रहता है ना। तो ये जितने भी तरह के टेम्पररी या मोमेंटरी हैप्पीनेस वाली चीज़ों में हम जाते हैं ना, उसी के लिए मैंने ये 2-3 बातें कही थी, 1-2 बात और ऐड कर देता हूँ उसमें। हमको ये पहचानने की ज़रूरत है कि उस मोमेंटरी या टेम्पररी हैप्पीनेस की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? जब हम आराम में होते हैं तब, या जब हम किसी काम को करते हुए थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कुछ चेंज ढूंढ रहे होते हैं तब। ये उत्तर पता है ना? अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था ये। नहीं, मेरे बताने से नहीं होगा। हाँ। आप अपनी ज़िंदगी में देखिए कि आपके लिए ऐसा होता है कि नहीं।
हाँ, जब मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ तो मैं उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ी देर के लिए खुशी मिले। वही, ये उत्तर अपने में देखेंगे तो आपका उत्तर है जी। मेरे बताने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे बताने नहीं बताने से मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिला रहा हूँ कि उत्तर ढूंढने के लिए अगर बाहर ढूंढने जाएंगे ना, बाहर 10 तरह की सूचनाएं 10 किताबों में मिलेगी आपको। एक कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है। ये पंचायत कहाँ तक हल करेंगे हम? पंचायत जानते हैं? पता है वो कहाँ तक हल करेंगे? हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ही एक फैकल्टी है जिस पर हम ध्यान देने का काम करते हैं, तो इन सारे इन्फॉर्मेशंस को भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और सही गलत को अपने में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो भरोसा अपने ऊपर होना ज़रूरी है। अभी हमको संसार में किताबों के ऊपर भरोसा है, दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा है, दूसरों की कही हुई बातों के ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर नहीं होता है। ठीक है, उस भरोसे को जगाना महत्वपूर्ण है। वो भरोसा हमारा अपने में बिल्डअप होना शुरू हो और हम चीज़ों को वेरीफाई करके देख पाएँ कि क्या सही है क्या सही नहीं है, तो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। फिर दूसरी बात जो मोमेंटरी हैप्पीनेस के लिए हम करते हैं ना, उससे लौट के हमको देखना चाहिए कि हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सकारात्मक पड़ता है कि नकारात्मक पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है कि निगेटिव पड़ता है। अगर कहते हैं आपकी निगेटिव पड़ता है तो हमको ये बात दिखनी चाहिए कि हम खुद ही अपने बॉडी के नर्चर करने की जो फंडामेंटल नीड है उसके एगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगा, दूसरी तरफ दुख आपका अवेट कर रहा है, ये आप खुद ही देख पा रहे हो। ये आपको खुद ही ये दिखना ज़रूरी है कि टेम्पररी हैप्पीनेस का काम जब भी आप उस तरह से कर रहे हो तो एक दुख आपका ऑलरेडी वेटिंग में लगा हुआ है, जो थोड़ी देर बाद आने ही वाला है, क्यू में आ गया है अभी। ये पहचानना ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगा कि किसी भी टेम्पररी हैप्पीनेस वाले काम को जब करना शुरू करते हैं ना, इनिशियली तो वो एक्साइटेड लगता है। ठीक है, आकर्षक भी बहुत आपको लग सकता है, टेस्टी भी बहुत लग सकता है, बहुत पसंद भी आ सकता। थोड़े लंबे समय तक अगर उसको करने जाएंगे ना, धीरे धीरे उसमें रुचि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों चीज़ शुरू हो जाएगी। किसी भी उस तरह के टेम्पररी एक्साइटमेंट के काम को अगर हम लंबा खींचते हैं, इफ़ वी प्रोलॉन्ग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर उसको हम थोड़े लंबे समय के लिए खींचते हैं तो ये दोनों बात दिखाई देगी। उसका टेस्ट बदलता हुआ दिखाई देगा। वही आइसक्रीम जो आपको बहुत पसंद हो, जब आप पहली बार खाते हैं, पहली बार का मतलब आप ले करके, भूख लगी है, मन कर रहा है और आप खाना शुरू करते हैं, आप कभी अपने को ऑब्जर्व करके देखिएगा कि आइसक्रीम का जो फर्स्ट बाइट आप ले रहे और जो लास्ट बाइट आप ले रहे, दोनों की टेस्ट आपको एक जैसी लगती है कि नहीं? ठीक है, एक दूसरा आइसक्रीम उसके बाद और खा के देख लीजिए, पेट भर गया हो तो फिर देखिए कि उस दूसरे आइसक्रीम की टेस्ट वैसी ही लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, गला नहीं भर गया हो तो एक तीसरा और लेके देख लीजिए, पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि उसका टेस्ट वैसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, इसमें क्या करना है जी। थोड़ी देर में दिखना शुरू हो जाएगा कि वही चीज़ जो बहुत टेस्टी लग रही थी ना, थोड़े समय में टेस्टलेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, प्रयोग करके देख लिया जाए इसमें क्या है। जैसे जैसे पेट और गला भरना शुरू होता है ना, वही टेस्टी चीज़ हमारे लिए टेस्टलेस में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, उसका बॉडी पर हेल्थ के रूप में देखिएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं? माइक ये माइक ठीक है ना? खराब वाला हटा दिए ना? बढ़िया। अभी जैसे नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात चल रही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज़ अभी जो 11th-12th वाला हमारा पीरियड होता है क्लास का, तो बहुत से अभी IIT JEE और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो
जो वो प्रिपरेशन का टाइम होता है तब तो इतना अंदर से नहीं आता है कि सारा आपका जो भी फ़न है वो आप लीव करो और इतना पूरा टाइम पढ़ाई में दो, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है। बट जस्ट फॉर द रिज़ल्ट आप करते हो कि हाँ अच्छा कॉलेज मिलेगा ये वो, बट करंट टाइम में तो वो नहीं आपको एक्सेप्टेंस मिलता, तो फिर वी शुड इवन परसू इट और नॉट, लाइक अंदर से तो नहीं आ रहा है ना करना है, पर जस्ट कि फ्यूचर में अच्छा होगा तो। इसका उत्तर देने के पहले मैं एक बात पर ध्यान दिलाऊंगा। अगर हमको खुद ही उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा है, वैल्यू नहीं दिख रही है, तो हम हाफ हार्टेडली उसको ट्राई करते हैं। हमारा आधा मन उसको ट्राई कर रहा होता है, आधा उसके विरोध में खड़ा होता है। तो हम बैठते भी हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने पर ध्यान बहुत थोड़ी देर होता है, ज़्यादातर समय और दूसरी चीज़ों पर ध्यान होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है जी? मतलब ऐसा होता तो है, पर वापस आना ही पड़ता है पाथ पर, तो कि नहीं यही पाथ है तो वही। तो ये दिखना जरूरी है कि हमारा ट्राई हाफ हार्टेडली होता है, तो रिजल्ट भी हाफ हार्टेड ही आएगा कि नहीं। अब देखो ना, तुमको कोई एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर एक कदम पीछे करो, फिर एक आगे बढ़ाओ, फिर एक पीछे करो, पूरे दिन भर भी चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे? कहाँ पहुँचोगे? हम पढ़ने के बारे में ही भी बात करना चाहते, कहाँ पहुँचेंगे? ये बात दिखता है। दूसरा, पढ़ते समय अगर मूवी याद करो और मूवी देखते समय ये टेंशन हो कि पढ़ाई छूट रही है, ठीक है, तो दोनों तुम ठीक से नहीं कर सकते हो। मूवी देखते समय भी दुखी रहोगे कि पढ़ाई छूट रही है, और पढ़ाई करते समय भी दुखी रहोगे कि यार फन छूट रहा है कि नहीं। होता है नहीं होता है ऐसा? थोड़ी ज़्यादा देर तक गेम खेलते हैं ना, अंदर अंदर एक टेंशन बिल्डअप होता रहता है कि यार पढ़ाई छूट रही है, कैसे दिन चलेगा। और जब पढ़ने बैठते हैं तो फन छूटता है। हमको ये समझना पहले ज़रूरी है कि ये जो डिज़ाइन हम बना रखे हैं ना, इसमें हमारे दुखी होने की गारंटी है। ये जो डिज़ाइन हमने बना रखा है, इसमें हमारे दुखी होने की, हमारे अनहैप्पीनेस की गारंटी है। हाँ, सॉल्यूशन पर आते ना, पहले प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लें कि दिस इज अ प्रॉब्लम, कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो हम दोनों नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे सॉल्यूशन क्या है? ठीक, सॉल्यूशन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं पकड़ में आता। सॉल्यूशन तो इस बात से शुरू होता है कि हम पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, इस बात का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इस बात का हमारे पास उत्तर होना चाहिए कि ये जो हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं ना, जिस कोर्स को भी हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो क्यों करना चाह रहे हैं, इसका उत्तर मेरा अपना उत्तर होना चाहिए, ना कि मेरे माँ बाप का दिया हुआ, ना कि टीचर का दिया हुआ, ना कि समाज का दिया हुआ, ना कि किसी दूसरे का दिया हुआ। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन सबको हम ना सुने, जो टीचर कह रहे हैं, जो माँ बाप कह रहे हैं, जो समाज कह रहा है उसको नहीं सुने, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो सब को सुन करके अल्टीमेटली हम अपने लिए इस बात को तो तय कर सकें कि मैं लाइफ में कहाँ होना चाहता हूँ, कहाँ होना चाहती हूँ, और उसके लिए ये कोर्स मेरे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। ये प्रश्न का अगर उत्तर नहीं होगा तो हम कैसे अपने को इन्वेस्ट करेंगे जी? उत्तर अगर है तो उसके बाद फिर पेरेंट्स से ठीक से बात होनी चाहिए कि हम अपने उत्तर को पेरेंट्स तक ठीक से पहुंचा सकें, और पेरेंट्स के उत्तर को सुन करके एक कम्युनिकेशन या डायलॉग डेवलप कर सकें, ताकि हम म्यूचुअल कंसेंसस की जगह पे पहुंच पाएं कि नहीं। ऐसा नहीं लगता कि ये जरूरी है? तो वो करने की आवश्यकता दिखाई देती है। जिस काम की हम ही को इम्पोर्टेंस नहीं दिखता, उपयोगिता नहीं दिखती, सार्थकता नहीं दिखती, उसमें कैसे हम अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट करेंगे? हमको अगर आप लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आता हो, हमको इसका महत्व नहीं दिखता हो, ज़बरदस्ती हमसे क्या करवाएंगे? अच्छा, मान लीजिए कोई पैसा देके हमको ज़बरदस्ती यहाँ खड़ा कर भी दे, जैसे बहुत बार टीचर को पैसे के लिए पढ़ाने आ जाते। अगर पढ़ाने में रुचि नहीं है टीचर की और पैसे के लिए आए हुए हैं, तो उनको आप समझें या ना समझें, इससे मतलब नहीं हो करके 1 घंटा बीत जाए, इसी से मतलब होगा कि नहीं?
आप हमारी कोचिंग में आए हैं, हमको अगर आपको पढ़ाने में रुचि नहीं है, सिर्फ इस बात में रुचि है कि आप हमारा फीस भर दें, तो आपने फीस भर दिया, कल से आप आए ना आए कुछ ज़्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और पेरेंट्स को अगर बताना होगा तो एक सॉफ्टवेयर लगा देंगे जो डेली आपको बताता रहेगा घर वालों को कि आपका बच्चा नहीं आया। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट है आपसे बात करने में, मुझे उसकी सार्थकता दिखती है, मुझे उसका महत्व दिखता है, फिर हमको करके प्रसन्नता मिलती है कि नहीं, मिलती है ना। तो हमको वो डायलॉग इनिशिएट करने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने टीचर्स के साथ भी, जहाँ हम उनके व्यू पॉइंट को सुन सकें, अपने व्यू पॉइंट को ठीक से एक्सप्रेस कर सकें, तभी तो इसका समाधान निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा। नहीं, ये बात ठीक लगती है? बढ़िया, पीछे माइक दे दीजिए। हाँ, इनका पहले सुन ले, माइक इनके हाथ में ही है, पीछे एक माइक दे दीजिए। जी बताइए। जैसे भैया कभी कभी पता नहीं चलता कि करियर या किसी दो डिसीजन में से किस डिसीजन को लेना चाहिए, तो उसमें कभी कभी हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक पर हाँ, उस गाइडेंस के बाद भी जैसे 2 साल या 3 साल वो गाइडेंस का फ्लो बना रहता है, फिर उसके बाद वापस हमारा वो इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये डिसीजन मेरा था या नहीं था, या मेरे को नेचुरली उस टाइम एक्सेप्ट था या नहीं था। तो ये कैसे इसको फिर देखेंगे? कल हम इस पर बात करेंगे, अगर समय होगा तो कल, नहीं तो परसों, कि डिसीजंस कैसे लें। और रियल लाइफ में ही हम कैरियर को लेके, मैरिज को लेके जो टॉपिक्स एक के बाद एक लिखे हैं ना, हम इसी में इस बात को शुरू करेंगे कि मैरिज का डिसीजन कैसे लें, कैरियर का डिसीजन कैसे लें, और आप खुद से कैसे ले सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। ना कि हम आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन देने वाले हैं कि इससे शादी करो, इससे ना करो, हमसे पूछ लेना पहले। तो हम वो नहीं शुरू करने वाले हैं कि फ़ोन करके दोनों का फ़ोटो भेज देना, फिर हम बताएंगे इससे करो कि उससे करो। हम तो आपको टूल प्रोवाइड करने वाले हैं कि आप अपने अधिकार पर जांच परख करके देख सकें कि क्या ठीक है आपके लिए, क्या ठीक नहीं है। मतलब आप हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी निर्भर रहें ना, ये डिपेंडेंसी है, परतंत्रता है, दूसरे के ऊपर हमारा निर्भरता है। निर्भरता जानते, डिपेंडेंसी। तो हमको अपने से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि हमको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बने रहना है या अपने में स्थिर होकर के, ग्राउंडेड होकर के जीना है। हमारा तो सारा प्रयास इस बात का है कि आपका सेल्फ एम्पावरमेंट हो पाए और आप ग्राउंडेड होकर के जी पाएँ, ठीक को पहचान पाएँ, जी पाएँ। जहाँ दूसरों से कहीं असहमतियाँ हैं उसको एप्रोप्रिएट ढंग से कम्युनिकेट करके सॉल्व कर पाएँ, चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। हम डिफरेंस कैसे देख सकते हैं कि हमारा जो डिसीजन है वो समाज से इन्फ्लुएंस है या पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस है या फिर हमारा खुद का है डिसीजन? कभी कभार समझ नहीं आता, कहीं से सुन के लगता है कि हमारा ही है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें? 2 सरल तरीका है उसका, ठीक है। एक सिंपल तरीका यह है कि उस काम को करते हुए आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है, जिसको सामान्य भाषा में मज़ा आना कहते हैं ना, अच्छा लगना। जैसे बच्चे को खेलने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं भेजता, खेल में उसकी रुचि होती है, ठीक है, और उसके रिजल्ट के रूप में वो अलग से कोई रिवार्ड नहीं चाहता है कि हम खेल के आए हैं तो ये दो। ये तो हो सकता है कि पढ़ाई करके आए हैं चॉकलेट दो, ठीक है, ये तो दिख सकता है, फर्स्ट आए हैं इसलिए साइकिल दो। ये नहीं होता है कि खेल के आए हैं इसलिए हमको एक बाइक खरीद के दे दो या एक कपड़ा खरीद के दे दो। तो ये दिखता है कि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उसको करने में जो प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता ही उसका रिटर्न या रिवार्ड है कि नहीं। ये बात दिखती है। तो एक पहचान तो ये है निर्णय लेने का, ठीक है, कि उस काम को करने का जो तृप्ति है, सेटिस्फैक्शन है, जो प्रसन्नता है, दैट इटसेल्फ इज द रिवार्ड ऑफ द वर्क। एक दूसरा, हमको रुक के ये देखना चाहिए कि ये जो काम हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, या हमारे कैरियर लाइफ की ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए कितना मीनिंगफुल है या नहीं है
कि जिस डिसीजन को भी हम चुन रहे हैं वो हमारी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, अपने लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस की दृष्टि से मीनिंगफुल है कि नहीं है। नेचुरल एक्सेप्टेंस भी क्वेश्चन है। बहुत सारी चीज़ें हैं होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं जो कि नहीं करना चाहते हम, लेकिन करनी पड़ती है आउट ऑफ फोर्स, या कोई और ऑप्शन नहीं है, पर वो करनी पड़ती है। नेचुरल एक्सेप्टेंस में तो नहीं आ रही है, पर वो हम कर तो फोर्सफुली रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में जब तक ऐसे सिचुएशंस रहेंगे कि हम फोर्सफुली चीज़ों को कर रहे हैं, तब तक ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारा आधा ही मन उसको कर रहा है, आधा मन उसके विरोध में खड़ा है। तो प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू बी देयर, ठीक है, बाउंड टू बी देयर। क्या करें बाहर निकलने के लिए? एकदम सिंपल बात है, हमको पहले अपने में क्लैरिटी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। ठीक है, ये दो बात का अगर उत्तर अपने पास ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, इस कारण से करना चाहता हूँ, तो उसको एप्रोप्रिएट ढंग से पेरेंट्स तक या टीचर्स तक कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। वो आर्ट हमको आपको विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लौट के देखिए, एज अ पेरेंट्स ये जितने बैठे हुए हैं ना, ठीक है, आप इनमें से किसी से पूछ के देख लीजिए कि आप अपने बच्चों का शुभ चाहते हैं कि खराब चाहते हैं। ठीक है, किसी से भी पूछ के देख लीजिए, एक माँ बाप आपको नहीं मिलेगा जो अपने बच्चे का शुभ नहीं चाहता, कि नहीं? आप पेरेंट्स से पूछ के देखिए, अगर खाना कम हो वो खुद खाएंगे कि बच्चे को खिलाएंगे? अगर घर में खाना कम हो तो पेरेंट्स पहले खुद खाते हैं कि पहले बच्चों को खिलाते हैं? बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है, घर में पैसे कम हो, आज के दिन देखो, पेरेंट्स अपना कपड़ा खरीद के लाते या बच्चे की फीस भरते? उत्तर बहुत साफ है। आजकल तो स्थिति ऐसे हो गई है कि घर के ज़्यादातर प्रोग्राम्स बच्चों के हिसाब से डिसाइड होते हैं। ठीक है, जीवन विद्या शिविर की डेट क्या रखी जाएगी ना, ये बच्चों की स्कूल की छुट्टियां देख के तय करनी पड़ती हैं, नहीं तो पेरेंट्स नहीं आ पाते, कि नहीं? हाँ, आता हूँ, इनको माइक दे दो, उस प्रश्न पर आता हूँ। तो हमको एक बार अगर ये दिखता है कि पेरेंट्स हमारा शुभ चाहते हैं, तो अगर हम अपनी बात को, अपनी भाषा लहजे को ठीक रखते हुए अगर कम्युनिकेट करेंगे, तो क्यों नहीं बात हमारी पहुंचेगी। ठीक है, आज तक हम दूसरी तरह से जीते आए हैं, करते आए हैं, अभी फिर से प्रयास शुरू करेंगे। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ही हम ठीक कर लें, लेकिन एक बार हमको पता चल गया कि इस दूसरे रास्ते में चल के तो हम गड्ढे में ही गिरेंगे, मेरे दुखी होने की गारंटी है, तो इस नए वाले रास्ते पर भले ही थोड़ा कठिन हो और पुराने आदतों के कारण कठिन लग रहा है, हम उस पर 2 कदम 4 कदम चलने का धीरे धीरे ट्राई करेंगे या इसको छोड़ देंगे। इतना ही कह रहा हूं मैं तो, प्लीज। सर, जो इसने क्वेश्चन पूछा था कि हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा डिसीजन है, मम्मी पापा का डिसीजन है या किसका डिसीजन है, तो आपने बोला था खुद को खुशी मिल रही है कि नहीं, तो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें पता चलेगा। अभी मैंने कुछ काम किया, ठीक है, उसमें मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बट मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी मुझे वैलिडिटी दे कि हाँ बहुत बढ़िया काम किया है, और वो नहीं दे रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल्दो मैंने अपने लिए किया था, बट उसमें उनका भी फ़ायदा हो रहा है और मैं चाहती हूँ वो भी मुझे वैलिडेशन। हाँ, परफेक्टली फाइन। उसी के लिए मैं हर बार कह रहा हूँ कि ये काम की मैं क्या उपयोगिता देख रहा हूँ, क्या सार्थकता देख रहा हूँ, इसका क्या महत्व देख रहा हूँ, इसका क्या इम्पोर्टेंस देख रहा हूँ। वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, क्यों मैं इसको करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। इसको अगर हम ठीक से अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, वो क्यों नहीं सुनेंगे। देखिए, कन्फ्लिक्ट कहाँ है, इसको पकड़िए, ये हर जगह आपको दिखाई देगा। कन्फ्लिक्ट इस बात में नहीं है कि आप अपना शुभ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, चाहते हैं। पेरेंट्स आपका शुभ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, चाहते हैं। तो दोनों ही जगह के से आपका ही शुभ चाह रहे हैं।
बट शुभ क्या है और शुभ कैसे होगा इसके तरीके में भेद है। मतलब आपके लिए अच्छा क्या होगा और अच्छा कैसे हो सकता है, ये दृष्टि का भेद है, ये विजन का भेद है हमारे और पेरेंट्स के बीच, या दो फ्रेंड्स के बीच, या हमारे और टीचर्स के बीच, या हमारे और हमारे भाई बहन के बीच। इतना ही तो भेद है ना। उसको हम अगर एप्रोप्रिएट कम्युनिकेट कर सकें कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, उसके क्या एडवांटेजेस मैं देख रहा हूँ, क्या डिसएडवांटेजेस देख रहा हूँ, ठीक, इस बात को अगर हम कम्युनिकेट करेंगे अगले तक, तो हमारी बात क्यों नहीं पहुँचेगी, क्यों नहीं पहुँचेगी। सर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो गया था, उसके बाद भी मम्मी ने नहीं करी। कम्युनिकेशन अच्छे से हो गया तो हमको ये देखना चाहिए कि जो आप जो महत्व देखते थे उस काम का, वही महत्व मम्मी देख पाई कि नहीं देख पाई? देख पाई। तो फिर क्यों प्रसन्नता नहीं हुई, अब आप बताइए हमको। लाइक उनको खुशी हुई थी, बट लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन। मैं इतना समझ पाई हूँ कि अगर आपको काम मात्र से खुशी मिल रही है तो आप दूसरों में खुशी नहीं देखोगे, आप दूसरों से खुशी नहीं मांगोगे। अगर वो दे तो ठीक, ना दे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही ना। जो आप कह रहे हैं ये तो मैं पार्ट 1 से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई हम अगर ठीक कर रहे हैं तो उसकी हमको खुशी मिल जाती है, फिर हमको बहुत बाहर से पाने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ठीक से किसी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, अपनी बात को, तो वो कम्युनिकेट भी किया जा सकता है दूसरे तक। दूसरा उसका अप्रूवल भी दे ही देगा। उसका अपना एक तरीका हो सकता है ज़रूर वैलिडेट करने का, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम चाहें उसी तरीके से वो करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, हमारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो आपकी सारी बात को ठीक होते हुए भी अंदर उनको बहुत प्रसन्नता मिले, उसके बावजूद भी आपको बहुत वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब थोड़ी है, अगर वो बाहर से बहुत एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो प्रसन्न नहीं है, कि नहीं। कम्युनिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उनके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना। एग्जैक्टली। तो अब कहाँ से शुरू करें, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जिस एज में हम आप खड़े हैं ना, इस एज में बदलाव बहुत आसानी से संभव है, ठीक है, क्योंकि पुराना कचरा कम है, ठीक है। तो हम आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अगली पीढ़ी को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। जिनका इकट्ठा बहुत दिनों का अभ्यास हो गया है उनको बदलने में थोड़ा लंबा समय तो लगेगा। तो आपकी बात सही है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत तो मम्मा के साइड से भी, पेरेंट्स के साइड से भी, टीचर के साइड से भी है, ठीक है। लेकिन अगर उनके पुराने आदतों से, अभ्यास से, लंबे समय की प्रैक्टिस से वो नहीं मिल रहा है, तो हम युवा के रूप में उसको ब्लेम भर करते रहेंगे या उसके फुलफिलमेंट के लिए कुछ एफर्ट डाल करके ठीक करने का काम करेंगे। ये सोचने का मुद्दा है। आता हूँ, ये ठीक है। हाँ, अब एक आता हूँ भैया, ये बात सही है। एक ही जगह कितने टाइम तक एफर्ट करते रहें, इसका एकदम सिंपल उत्तर है, ये जो एफर्ट करते हैं ना, इसको नेट प्रैक्टिस की तरह लेना चाहिए। ये नेट प्रैक्टिस तब तक करते रहना होता है जब तक उसमें सक्सेसफुल ना हो जाए। तो एक जगह आप ठीक से एफर्ट करके अगर सक्सेसफुल हो गए ना, तो बाकी सभी जगह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। किसी एक संबंध में अगर अपने घर में आप इस काम को ठीक से कर लेंगे ना, तो इसकी गारंटी है कि आप दूसरी जगहों पर बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। बट सिंगल साइड एफर्ट बार बार इट गेट्स टायरिंग ना। ये टायरिंग तब तक लगता है जब तक हमारे पास ये ऑप्शन खुला मानते हैं हम कि विरोधपूर्वक भी जी सकते हैं, नेग्लेक्ट करके भी जी सकते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है मेरे पास विरोध करने का, नेग्लेक्ट करने का, गुस्सा करने का। ये रास्ता जब तक खुला हुआ लगता है ना हमको, तब तक ये एफर्ट टायरिंग लगता है।
एक बार ये दिखाई देने लगता है कि ये दूसरा रास्ता तो जाके दीवार से टकरा रहा है, ठीक है, इसमें तो मेरा भी सिर फूटना है, अगले का भी सिर फूटना है। सिर फूटना जानते? तो हमको पता चलता है कि ये रास्ता ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। अब ये रास्ता ही नहीं है हमारे लिए, तो फिर इसी रास्ते पर हमको चलना है, तो फिर टायरिंग होने की बात ही नहीं होती है। फिर तो यही है कि यही मेरा रास्ता है, अब इसमें जैसे बेस्ट चल सकते हैं वैसे चलेंगे। हमको यहाँ से कानपुर जाना है, हमको पता है कि ये जो गड्ढे वाली सड़क है यही जाती है, उसको छोड़ के दिल्ली वाले हाईवे पे तो नहीं चल देंगे ना। एग्जैक्टली वो जो एक कदम पीछे जाने का काम होता है, उसका मतलब ही यही है कि ये दूसरा ऑप्शन हमने खोल रखा है कि विरोध पूर्वक भी जी सकते हैं, झगड़ा करके भी जी सकते हैं, इग्नोर करके भी जी सकते हैं, नेग्लेक्ट करके भी जी सकते हैं। यही तो कदम पीछे करना है। ठीक बात है। अभी इस पर आएंगे हम कि सामने वाला कर रहा है तो क्या कर रहे हैं। आप एक कदम आगे एक कदम पीछे करते रहो। मैं अगर एक एक कदम चलता रहूँगा तभी थोड़ी देर में आपके पास पहुँच जाऊँगा कि नहीं पहुँच जाऊँगा। मतलब मैं आगे चल रही हूँ और आप मुझे पीछे कर दे रहे हैं। मैं खुद से नहीं चल रही हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, बट आप मुझे पीछे धकेल रहे हैं, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ी ना। वही ये जो अब आप कह रहे हैं, ये एक तीसरी बात कह रहे हैं कि दूसरे हमको पीछे धकेलने में लगे हुए हैं, तब क्या करें। ठीक है, अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीछे धकेलने में लगे हुए हैं तो क्या करें। हम एकदम सिंपल बात कहेंगे, लौट करके मम्मा से वापस पूछिए, मम्मा पापा जो भी हों, कि आप हमारा शुभ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो एक जगह दिख जाएगा कि वो आपको पीछे नहीं धकेल रहे हैं, वो बेसिकली आपको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा ये प्रश्न पूछने भर से, राइट। हाँ, अब तुम समझाना इनको, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये टी ब्रेक में समझाने का उनको। कितनी देर में टी ब्रेक करना है जी? अच्छा बढ़िया, 2 सवाल लेके मैं आता हूँ। ये नहीं वो नहीं, इग्नोर करना मेरे लिए इजी है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग समबडी अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। आई जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन विद माय लाइफ। एग्जैक्टली, इग्नोर करना आसान तो लगता है शुरू करने के लिए, ठीक है। थोड़ी देर में वो इग्नोरेंस के कारण घर की, परिवार की, रिलेशनशिप की क्या स्थिति बनती है उसको ऑब्जर्व करके देखा जाए। अगर उससे बढ़िया हम प्रसन्न हो जाते, अगला प्रसन्न हो जाता, कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो लौट के रिव्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। रिव्यू करना पता है, पलट के देखना कि ये ठीक किया हमने कि नहीं किया। पीछे पूछ रहे सवाल, चलिए सॉरी जी बहुत देर से मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। हाँ, वो मेरा थोड़ा क्वेश्चन वो भी हो गया पुराना। हाँ। वो नशीले पदार्थों पे बात कर रहे थे अपन जी। तो हम मतलब आपके कहने का ये मतलब था कि मन जब द्वंद्व में रहता है तब इंस्टेंट हैप्पीनेस की ओर भागता है, लेकिन मन जब खुश रहता है तब भी तो कई लोग नशीले पदार्थ की ओर जाते हैं। जैसे कि अभी हम अगर सोचें कि कोई व्यक्ति हैप्पी है या हैप्पी सिचुएशन में, तो हम उसे पार्टी करते या कुछ कहीं घूमते और वहाँ ऐसे ही किसी नशीले पदार्थों की ओर वो है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं, है ना। जैसे हमने 2 साल IIT JEE की तैयारी करी और पास हो गए तो पार्टी के लिए बैठ गए। हाँ ठीक, हमको लगता है कि ये पास होने के बाद पार्टी के लिए बैठ रहे हैं। बहुत बारीकी से पलट के देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बहुत दुख झेले हैं उसको उतारने के लिए बैठे हैं। I have just a question to ask, that's all. ऐसा कभी होता है कि आप कोई मित्र बहुत अच्छा लग रहा हो, जिसके साथ आप बैठ के 1 घंटे बात करें और आपको बहुत सुकून मिले, फिर आपको लौट के पार्टी में जाने की ज़रूरत होती है कि नहीं? इसको पलट के देखिएगा। अगर प्रोसेस में हम दुख झेल रहे हैं लंबे समय ना, ठीक है, तो रिजल्ट के साथ तो हमको पार्टी चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट इन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव माय सॉरो। वो जो रिजल्ट मिला ना IIT पास करने का, वो रिजल्ट पर्याप्त नहीं है हमारे 2 साल के दुखों को बुझा देने के लिए, उसके साथ कुछ और भी चाहिए।
भैया तो पार्टी बस जरूरी नहीं ना, नशीला के तो बहुत सारे पदार्थ हैं। मतलब आदमी खुशी मन में सिगरेट पीने भी जा सकता है, उसको भले उसको पूरी जानकारी है कि ये अच्छा है कि बुरा है, उसके हेल्थ वाइज या जैसे भी हो, पर उसे पूरी जानकारी पर फिर भी वो उस चीज़ का हैबिट उसे हो सकता है। वही ये जो आदत हो गया है, तो ये पूछना चाहिए कि आदतों के गुलाम बन जाने से हम अपने स्वनियंत्रण में हैं या हमारा रिमोट कंट्रोल बाहर चला गया है। तो भी स्वनियंत्रण में तो फिर उस हिसाब से तो फिर चीज़ों से मिलने वाले सुख तो सब फिर झूठे सुख होंगे। ये तो अब आप तय करना शुरू करिए कि बाहर से जो इस तरह से हम सुख ढूंढने जाते हैं उसमें हमारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रहता है कि हम दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो फिर संबंधों से मिलने वाले सुख भी तो फिर झूठे हो सकते हैं ना। वही मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि संबंधों में भी अगर दूसरे से भाव पा करके सुखी होना चाहते हैं तब तो आप रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर आप अपने में भाव को इंश्योर करके दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो अब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। तो मेरे और आपके व्यवहार में मैं किस भाव से जीऊँगा, अगर मैं उसको स्नेह का बना के रखता हूँ तो मेरे सुखी होने की गारंटी है। और ये रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल तब चला जाता है जब मैं ये मान लेता हूँ कि आप गुस्सा करेंगे तो मैं भी गुस्सा करूँगा, जब मैं ये मान लेता हूँ कि आप विरोध करेंगे तो मैं भी विरोध करूँगा। ठीक है, इधर कुछ पूछ रहे थे, इसको पूछ के ब्रेक करता हूँ सुन के। थोड़ा सा और। हाँ सॉरी। मतलब आप वो भी बोले थे ना कि मतलब हमारी मूल चाहत सुख है जी, सबकी मूल चाहत जी। तो इसका मतलब ये है कि हम न्यूट्रल तो नहीं है भीतर से, हम क्योंकि न्यूट्रल होते तो सुख मांगते नहीं। या तो हम दुख की परिस्थिति में, या तो हमारा सहज स्वभाव ही सुख है, या तो हमारा स्वभाव सुख हो सकता है या तो दुख की परिस्थिति, क्योंकि दुख की परिस्थिति में ही आदमी सुख की कामना करता है। और यदि हमारा स्वभाव सुख है तो मतलब दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि हमारा स्वभाव सुख हो सकता है। मतलब ये दो संकेत भी तो हो सकते हैं ना, मतलब सुख की चाहत हमें क्यों है। जी, ये जो दुख की परिस्थिति में हमको सुखी होना दिखाई देता है ना, महसूस होता है, हाँ। वो इसीलिए होता है कि जब आग में पड़ जाते हैं ना तो पानी याद आता है ठीक से, उसके पहले पानी के महत्व को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, एप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं, उसको वैल्यू नहीं दे पाते। हम आँखों के इतने अंधे हो गए हैं कि हमको स्वाभाविक रूप से जब हवा पानी मिल रहा होता है, अभी देखिए आदमी की क्या हालत है, हवा साफ है, पानी ठीक से मिल रहा है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उस वैल्यू नहीं करते। हम ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, खराब हो जाए, पानी खराब हो जाए, फिर एक एक बॉटल के लिए भागते रहते हैं, 20 रुपया देने के बाद भी नहीं मिलता है। अभी थोड़ी देर में हवा खराब होने वाली है, हर आदमी एक सिलेंडर लेके पीछे घूमेगा और बाजार में वो बिकेंगे। पर भी आज जो दुख की स्थिति है वो तो तब भी उसी लेवल पे बनी रह सकती है, ये भी हो सकती है ना। और पहले भी अगर सब सही भी हो जाए तो भी दुख की स्थिति तो व्यक्तिगत है ना, वो तो बनी रह सकती ना। हो क्या सकता है इसको तो देखा जाए, पॉसिबिलिटी में तो दोनों बात हो सकती है। हम एक सिक्का उछाल रहे तो हेड आएगा कि टेल, ये कोई नहीं कह सकता। करके देखा जाए 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, 5 दिन किसी अभ्यास को, और देखें कि जिंदगी का सुख बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ये तो करना ही टेस्ट है जी, इसमें बात करके क्या टेस्ट निकलेगा। मुंह में मिठाई खा के देख ले, मीठा लगता है कि कड़वा लगता है, तय हो जाएगा। उस पर आर्ग्यू क्या करना। अभी जो नींबू पानी मिलेगा पी के देख लीजिए, मीठा है कि चीनी कम है, पता चल जाएगा। उसको बैठ के क्यों आर्ग्यू करना यहाँ कि बाहर का पानी कैसा होगा। अभी सॉरी दीदी कुछ कह रही, इसको सुन के ब्रेक करते हैं हम लोग। एक्चुअली मुझे 2 बातों में कन्फ्यूज़न है। एक तो इन्होंने जो बात बोली, फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हो तो एक्चुअली वो अंडरस्टैंड नहीं करते। पर आपने कहा अगर आप अपोजिट साइड जाते हो जहाँ पे आप सोचते हो कि ठीक है इग्नोर करो, नहीं इनको समझाना है, हम अपने तरीके से चलते हैं, तो आप कह रहे हो वो नहीं करना चाहिए, आप दूसरा डायरेक्शन खोल रहे हो, तभी आप उनको कन्विंस करने की मतलब नहीं ट्राई कर रहे हो, राइट। पर पॉइंट इज़ आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि आप हैप्पीनेस का रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हो।
अगर हम लोगों को पता है कि जो हम चीज़ कर रहे हैं उसमें हम सही हैं और हमें उससे खुशी मिलती है, बट बिकॉज ऑफ हमारे उस चीज़ को करने से हमारे पेरेंट्स खुश नहीं है मान लो, फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली हम वही करेंगे, इग्नोर कर सकते हो पीस ऑफ कि मतलब हम भी खुश रहें और ठीक है हमें ही अपनी खुशी दिख रही है उस टाइम पे, पेरेंट्स को चाहते हैं बट ट्राई कर सकते हैं, एट द एंड हम ट्राई कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो रहे हैं खुश तो हम फिर यही होता है ना, रिलेशनशिप तो फैमिली का हो या अदर कोई भी रिलेशनशिप हो, आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो अपनी हैप्पीनेस का, एज यू सेड की डिपेंडेंसी, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ मैं उसको री आर्टिकुलेट करके बता देता हूँ, फिर ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। हमको ये पकड़ना ज़रूरी है कि हमको रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे आपके सुख देने पर मेरा सुख निर्भर नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मैं अगर अपने समझ के साथ ठीक निर्णय पर टिका हुआ हूँ, मुझे आपके साथ संबंध दिखता है, संबंध में स्नेह का भाव दिखता है, उस भाव के साथ एक जिम्मेदारी आपके प्रति दिखती है। उस स्नेह के भाव और जिम्मेदारी के तहत मैं आपसे कम्युनिकेट करने जाता हूँ, न कि अपनी बात को मनवाने जाता हूँ, न कि आपकी बात को सुन करके सुखी या दुखी होने जाता हूँ। मुझे आपसे संबंध दिखता है, संबंध में जिम्मेदारी स्नेह का भाव दिखता है, स्नेह के भाव के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, जिम्मेदारी दिखती है, उसके तहत मैं आपसे कम्युनिकेट करने जाता हूँ। और कम्युनिकेट करते समय ये पकड़ना ज़रूरी है, मैंने कल भी उस पर ध्यान दिलाया था, हम डिसीजंस ले करके कन्विंस करने जाते हैं अगले को, ठीक है, ये कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। कम्युनिकेशन का तरीका तो ये है कि हम भी अपना शुभ चाहते, अगला भी हमारा शुभ चाहता, कम से कम परिवार में तो ये बात तय हो गई है, तो ये शुभ क्या है और ये कैसे होगा, इसको डिस्कस करने के लिए हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, न कि अपने डिसीजन को कंप्लीट करके उसको प्रूव करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। ये पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है, हमने निर्णय पहले ले लिया, फिर हम बात करने जाते हैं। क्या बात करेंगे जी? जब निर्णय लेके ही हम बैठे हुए हैं तो बात क्या होगी आपसे? बात का महत्व तो तब है ना जब निर्णय प्रक्रिया में हम दोनों शामिल हैं, पार्टिसिपेटिव डिसीजन होना जरूरी है। प्रोसेस के दौरान हमारा आपका म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, तब तो वो हमारा कॉमन डिसीजन है। नहीं तो ऐसा है कि मैं डिसीजन लेके आप पे थोप रहा हूँ, आप डिसीजन लेके हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये तो तरीका नहीं हो सकता ना कम्युनिकेशन का कभी भी। प्रश्न होगा मैं जानता हूँ, लेकिन इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये बात पहुँच गई जो मैं कहना चाहता हूँ, सहमत होना नहीं होना ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, बट ये बात क्लियर है कि हम कोई निर्णय लेना चाहते। मान लो मैं 10th के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ, एक तरीका है कि मैंने निर्णय ले लिया, फिर मैं माँ बाप को जाके बताऊँगा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। आप मानते तो ठीक, नहीं मानते तो ठीक, और नहीं मानते तो हम कन्विंस करेंगे। एक तरीका ये है कि मैं ज़िंदगी में ये होना चाहता हूँ, ठीक है, उसको लेकर के मैं एक ओपन माइंड के साथ डायलॉग शुरू करता हूँ कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। अगले के व्यू पॉइंट को सुनता हूँ, अपने व्यू पॉइंट को रखता हूँ, और हम म्यूचुअली ट्राई करते हैं एक कंक्लूजन तक पहुँचने का। डिसीजन में पार्टिसिपेशन अगर आपका है, तब तो उस निर्णय के लिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लगता है कि यस यू आर इंक्लूडेड इनटू इट। अदरवाइज ऐसा महसूस होता है कि हमको एक्सक्लूड कर दिया गया, वही अपने आप में दुखद है। आपको लगे कि घर का सारा कोई निर्णय ले लेता और आपको एक बार भी कुछ नहीं पूछता, हाउ डू यू फील? इग्नोर्ड ना, एज सिंपल एज दैट, कि नहीं? बढ़िया। ब्रेक करने के पहले एक छोटी बात मैं कह के ब्रेक करूंगा। ब्रेक के दौरान आप में से जिसको भी ऐसा लग रहा हो कि लैंग्वेज को और सिंपल करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो बता देना। अगर लगता हो कि किसी टॉपिक को और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है तो बता देना।